नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछले वाले जो वीडियो में अपन ने बात की थी वो की थी डीसी जनित्र की। आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं डीसी मोटर से। देखिए, डीसी जनित्र और जो डीसी मोटर होता है इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता है, यानी कि इनकी जो बनावट होती है वो समान ही होती है। यानी कि डीसी जनरेटर और जो डीसी मोटर है, इन दोनों की जो बनावट होती है क्या होती है, समान होती है। अब देखिए, डीसी जनरेटर में जो हमने देखा था कि डीसी जनरेटर जो कार्य कर रहा था वो कर रहा था फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम पर, ठीक है। लेकिन यहां पे कुछ इस तरीके से होने वाला है कि जो डीसी मोटर है ये जो कार्य करती है ये करती है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर, यानी कि बाएं हाथ पर ये कार्य करती है। अब देखो, बायां हस्त नियम और दायां हस्त नियम ये मैंने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आपको अच्छे से पढ़ा दिया था, ठीक है। फिर भी आपको याद रखने के लिए कुछ नहीं करना है, यानी कि जो अपना हाथ है, बायां वाला हाथ है, उसको इस तरीके से, यानी कि ये जो अंगुली है और ये जो अंगुली है इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, और अंगूठे और इस अंगुली के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो ये जो एंगल प्राप्त होता है इसमें क्या होता है कि जो ये अंगूठा होता है ये फोर्स को दर्शाता है, यानी कि बल की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाली अंगुली है ये दर्शाती है फ्लक्स को, और ये जो है ये जो होता है ये दर्शाता है ईएमएफ को, मतलब ये जो फ्लक्स को दर्शा रही है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वहां तक अपन ने देख लिया था। देखिए, आज जो अपन बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं डीसी मोटर की। सबसे पहले अगर बात करें कि मोटर क्या है, भाई मोटर क्या होती है, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछ लिया जाए कि मोटर क्या है, तो मोटर एक ऐसी ऐसी मशीन है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। मतलब विद्युत ऊर्जा को ये किस में बदल देती है, मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है, ठीक है। तो मोटर की अगर बात की जाए तो ये जो बदलती है वो क्या करती है, विद्युत को, कौन सी को, विद्युत को, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली जो मशीन होती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली जो मशीन होती है उसे ही अपन क्या कहते हैं, मोटर कहते हैं। अब देखिए, मोटर होती है ये दो प्रकार की होती है, एक एसी होती है तो एक डीसी होती है। अगर आपने यहां पे, जैसे कि मैंने बात की केवल मोटर की, अगर बात करें यहां पे डीसी मोटर की, तो भाई देखो, डीसी विद्युत धारा को, कौन सी विद्युत धारा को, डीसी विद्युत धारा को यदि यांत्रिक में बदल दे, कौन सी में बदल दे, यांत्रिक में बदल दे, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में बदल दे, तो उसे अपन क्या कहेंगे, डीसी मोटर कहेंगे। और एसी जो मोटर होती है, कौन सी मोटर, एसी मोटर। तो एसी जो मोटर होती है वो एसी विद्युत को, यानी कि एसी विद्युत जो धारा होती है इसको ये किसमें चेंज करेगी, यांत्रिक में चेंज करेगी, उसे अपन क्या कहेंगे, एसी मोटर कहेंगे। मोटर वाली डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब अगर आपके मोटर वाली डेफिनेशन समझ में आ गई है तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं भाई डीसी मोटर के बारे में। और डीसी मोटर को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। एसी जो मोटर है इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा एसी मोटर का होगा। तो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डीसी मोटर। तो डीसी मोटर एक तो क्या करती है कि विद्युत जो ऊर्जा होती है उसको ये कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, यांत्रिक ऊर्जा में। एक चीज मैंने बताई कि ये फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर कार्य करती है, यानी कि बाएं हस्त नियम पर कार्य करती है, ठीक है। बायां हस्त नियम, ये ध्यान रखना, जनरेटर किस हस्त पे था, दाएं हस्त पर, और ये मोटर जो होगी वो किस पर होगी, वाम हस्त नियम पर। अब देखो, इनकी मैं ट्रिक भी आपको बता देता हूं कि ट्रिक इनकी कुछ इस प्रकार है कि देखिए, अगर आप मोटर को चलाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बटन दबाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जनरेटर को स्टार्ट करोगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी। भाई मैकेनिकल दोगे ना उसको, तो घुमाओगे, तो आप अधिक ताकत कौन से हाथ से लगा सकते हो, दाएं हाथ से। कौन से हाथ से, दाएं हाथ से। तो अगर आप दाएं हाथ से ज्यादा ताकत लगा सकते हो तो भाई फिर जनरेटर में, जो जनरेटर होता है वहां पे क्या होगा, दायां हस्त नियम ही कार्यरत होगा, और मोटर में क्या होगा, वाम हस्त नियम कार्यरत होगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, दूसरी अगर बात करें तो जो ये डीसी मोटर होती है इसकी संरचना डीसी जनरेटर के समान होती है। किसके समान होती है, डीसी जनित्र के समान होती है। डीसी जनित्र के समान इसकी संरचना होती है, यानी कि बनावट होती है, के समान, ठीक है।
डीसी जनरेटर के क्या होती है भाई, इसकी संरचना समान होती है। ठीक है, तो ये हमने देखा डीसी मोटर के बारे में। ठीक है, अब देखो जो डीसी मोटर होती है, डीसी जो मोटर होती है ये कई प्रकार की होती है, यानी कि इसके प्रकार होते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब प्रकार जैसे कि यानी कि स्व उत्तेजित, पृथक उत्तेजित। ठीक है, फिर जो स्व उत्तेजित है इसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं, यानी कि स्व उत्तेजित में एक क्या होता है कि स्थायी स्थायी स्व उत्तेजित होता है और एक विद्युत स्व उत्तेजित होता है। फिर विद्युत में भी 3 पार्ट आ जाते हैं, यानी कि इसमें सीरीज, शंट और कंपाउंड आ जाते हैं। फिर कंपाउंड में भी 2 पार्ट आ जाते हैं, कौन से आ जाते हैं, कंपाउंड में कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। फिर डिफरेंशियल के 2 पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल के भी 2 पार्ट बन जाते हैं और कंपाउंड के भी 2 पार्ट बन जाते हैं, कौन सा, लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र और शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड, सॉरी मोटर, कंपाउंड मोटर। ठीक है, यहाँ पे जनित्र की बात नहीं हो रही। तो ये है मोटर, डीसी मोटर। तो ये चीज हमने देखा। अब देखिए इसके अपन जो मौलिक आवश्यकताएं होती है, इसकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। तो देखिए सबसे मेन बात है कि इसे डीसी विद्युत धारा की जरूरत है, एक मौलिक आवश्यकता तो ये हो गई। ठीक है, कि डीसी की इसको क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। चलिए आगे और देखते हैं कि और क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। इन चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे मैं बता देता हूं आपको। देखिए जैसे कि यहां पे इसकी संरचना में कुछ इस तरीके से बना रहा हूं, जैसे कि हमने बनाया था डीसी जनरेटर में। तो डीसी जनरेटर में हमने एक आर्मेचर रखा था। क्या रखा था भाई, आर्मेचर। चलिए ये मैंने क्या रख दिया, आर्मेचर रख दिया। ये आर्मेचर हो गया। आर्मेचर के यहां पे इस जगह पे, आर्मेचर के इस जगह पे क्या होते हैं, फील्ड पोल बने हुए होते हैं। कौन से पोल बने हुए होते हैं भाई, फील्ड पोल बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने ये फील्ड पोल बना दिया, ये फील्ड पोल बन गया। तो ये फील्ड पोल बने हुए होते हैं। अब फील्ड पोलों का जो कार्य होता है वो क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको डीसी जनित्र में बताया था कि फील्ड पोल जो कार्य करते हैं वो करते हैं चुंबकीय क्षेत्र बनाने का। ठीक है, तो ये फील्ड पोल हो गया। एक फील्ड पोल यहां होगा, एक फील्ड पोल यहां होगा, इस जगह पे फील्ड पोल रहेगा एक। चलिए यहां पे भी हम बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो बन गया ये दूसरा फील्ड पोल बन गया। भाई जो फील्ड पोल होते हैं इनकी आप अधिकतम संख्या, बोले तो अधिकतम संख्या आप इनकी 8 रख सकते हो और कम से कम इनकी संख्या 2 होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। कितनी होना अनिवार्य है, 2 होना अनिवार्य है। 2 के बिना काम नहीं चलेगा, 2 के बिना चुंबकीय क्षेत्र आपका तैयार नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने फील्ड पोल बना दिए। अब देखिए ये जो फील्ड पोल होता है इस पे क्या होती है, वाइंडिंग होती है, और ये जो होता है इसे कहा जाता है पोल शू कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, इसे पोल शू कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पोल शू कहते हैं, इसे पोल शू कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इस तरीके से बना देता हूं। ये मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से बना दिया। चलिए ये अपन ने तैयार कर दिया पोल। ठीक है, हाँ तो ये अपना पोल तैयार हो गया। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा देख लेते हैं। चलिए ये बन गया आपका पोल। ठीक है, ये पोल बन गया। यहाँ पे ये आपका दूसरा पोल जो है ये कुछ इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, जो कि इससे आपका मिल जाएगा। ठीक है, इससे आपका मिलने वाला है। चलिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना ही देता हूं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपका क्या बन गया, फील्ड पोल बन गए। यहां पे ये आर्मेचर बन गया। ये आपका क्या बन गया भाई, आर्मेचर बन गया। ठीक है, ये आर्मेचर बन गया। अब यहां पे होता क्या है कि यहां पे वाइंडिंग की जाती है। यहां पे क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है। ये आपकी वाइंडिंग हो गई। ये फील्ड पोल पे वाइंडिंग। देखिए भाई टाइम लग रहा है, मानता हूं टाइम लग रहा है। हाँ, तो ये आपकी क्या हो गई, वाइंडिंग हो गई। और इसको मैंने इधर से निकाल के इस वाली फील्ड पे भी मैंने क्या कर दूंगा, वाइंडिंग कर दूंगा। ठीक है, तो ये इस पे भी क्या हो गई, वाइंडिंग हो गई। चलिए ये वाइंडिंग हो गई। अब देखो जो ये आर्मेचर होता है इसमें क्या होते हैं, इसमें स्लॉट कटे हुए होते हैं। क्या कटे हुए होते हैं, स्लॉट कटे हुए होते हैं, मतलब खांचे कटे हुए होते हैं जिनमें वाइंडिंग की जाती है। और वाइंडिंग जो की जाती है वो किसकी की जाती है, कॉपर की जाती है। किसकी की जाती है भाई,
कॉपर की जाती है। अब देखो ये आर्मेचर है, मतलब घूमने वाला जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, आर्मेचर। ये यहाँ पे कम्यूटेटर आ गए, क्या आ गए भाई, ये कम्यूटेटर, जिसे हम दिक् परिवर्तक भी कहते हैं। यहाँ पे ये कार्बन बुरसों से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा होता है, कार्बन बुरसों से, जो कि किसके लिए होती है, इनपुट के लिए होती है। किसके लिए होती है, इनपुट के लिए होती है। देखिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डीसी जनित्र में कार्बन बुरसों का क्या कार्य है, डीसी जनित्र में कार्बन बुरसों का क्या कार्य है, तो आपको कहना आउटपुट देने के लिए। लेकिन आपसे कह दिया जाए कि डीसी मोटर में कार्बन बुरसों का क्या कार्य है, तो यहां पे आपको बताना इनपुट देने के लिए, क्योंकि इनसे क्या करेंगे, मोटर को, ये जो यहाँ पे आर्मेचर है ना, इसको अपन क्या करेंगे, आर्मेचर को क्या दे देंगे, विद्युत दे देंगे। ठीक है, तो ये जो होती है आर्मेचर को विद्युत दे देंगे अपन। ठीक है, तो यहां पे होता क्या है कि ये जो कार्बन बुरसे होती है इनपुट के लिए होती है, तो यहां से मैंने इनपुट लगा दिया। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इनपुट हो गया आपका। ठीक है, अब देखो भाई, ये जो यहाँ पे ये फील्ड पोल है, ठीक है, ये किस पर जुड़े हुए होते हैं, तो ये जुड़े हुए होते हैं बॉडी पर। किस पर जुड़े हुए होते हैं, बॉडी पर जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये जुड़े हुए होते हैं, बॉडी से जुड़े हुए होते हैं, मतलब योक जो होता है। ठीक है, योक का जो कार्य होता है वो क्या होता है, एक तो देखो चुंबकीय पथ प्रदान करने का कार्य होता है इसका, मतलब चुंबक, जो चुंबकीय रेखाएं होती है उनको रास्ता दिखाती है ये। ठीक है, कौन दिखाती है, योग। तो सबसे पहले अपन पार्टों की जो सीरीज में लेने वाले हैं वो अपन लेने वाले हैं योग, यानी कि बॉडी। ठीक है, तो बॉडी जो होती है, सबसे पहली बात ये कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील की बनती है। किसकी बनती है भाई, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील की, जैसा कि मैंने जनरेटर में बताया था। आपको कहीं भी मशीनों की बॉडी की बात आ जाए तो बस आपको कास्ट स्टील और कास्ट आयरन ही बताना है। अब कास्ट आयरन किस में बताना है और कास्ट स्टील किस में बताना है, तो जो बड़ी मशीनें होती है ना उसमें कास्ट स्टील बताना है। ट्रिक के जरिए आप ऐसे याद करो कि बड़ी मशीन है तो भाई स्टील महंगी वाली चीज प्रयोग में की जा रही है, क्योंकि बड़ी मशीन ही अगर महंगी है तो वहां पे अपन उसका जो बॉडी होगी वो भी क्या करेंगे, महंगी ही खरीदेंगे। ठीक है, तो स्टील बड़ी में और छोटी में कास्ट आयरन। तो बॉडी जो बनती है, बॉडी किसकी बनती है, कास्ट स्टील, कास्ट स्टील या फिर कास्ट आयरन, कास्ट आयरन की बनती है। ठीक है, कास्ट आयरन, आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन की। हाँ, मतलब यहाँ पे कठोर लोहे और कठोर स्टील की बात की जा रही है। ठीक है, कठोर लोहे की बात की जा रही है। तो देखिए जो बॉडी होती है इसका जो कार्य होता है, एक तो क्या होता है कि पथ प्रदान करना, चुंबकीय रेखाओं को, चुंबकीय रेखाओं को पथ प्रदान करना, यानी कि रास्ता दिखाना। ठीक है, एक तो ये कार्य हो गया। दूसरा जो इसका कार्य है वो है कि जो इसके पुर्जे होते हैं ना, कहने का मतलब ये पोल है। ठीक है, तो इन पुर्जों की सुरक्षा करना, कहने का मतलब पोल अगर कसा जाएगा तो ये स्क्रू द्वारा किस पर कसा जाएगा, बॉडी पर कसा जाएगा। ठीक है, तो ये जो कार्य होता है, मतलब इनको जकड़ के रखने का कार्य भी कौन करती है, बॉडी करती है। बॉडी से इनके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं उठने वाला। या तो आपसे पूछ सकता है कि बॉडी किसकी बनी हुई होती है, या आपसे पूछेगा कि चुंबक ये बॉडी का जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो आपको बताना चुंबकीय पथ प्रदान करती है। दूसरा कार्य इन पुर्जों की सुरक्षा करती है, यानी कि पुर्जे इस पर कसे हुए होते हैं। तो देखिए अब अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ये जो फील्ड पोल होता है, क्या होता है ये फील्ड पोल। तो फील्ड पोल क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र तैयार करता है। और यहाँ पे जो ये आपको एरिया दिख रहा है, ये वाला आगे वाला, इसको कहते हैं पोल शू। क्या बोलते हैं भाई, पोल शू। तो अपन एक एक चीज को अच्छे से पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले जो अपन देखा वो देख लिया योग, योग में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये योग आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद में जो अपन पढ़ने वाले हैं, थोड़ी जगह का थोड़ा मैनेज नहीं किया, थोड़ा बड़ा हो गया, इमेज ज्यादा बड़ी हो गई, तो इस वजह से मानता हूं थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन चलिए अपन ये जो जगह है इसमें देख लेंगे। चलो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, ये हट गया, तो ये अपने लिए एक जगह काफी हो गई। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो भाई देखो अब जो अपन देखेंगे वो देखेंगे पोल। क्या देखेंगे, पोल किसे कहते हैं, पोलों को आप फील्ड पोल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फील्ड पोल। तो पोल यानी कि जिस पर देखिए जो आर्मेचर लगी हुई होती है और उससे चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है। कौन सा क्षेत्र तैयार होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो तैयार होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या बन गए भाई, पोल बन गए। इन पे क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है। वाइंडिंग करके क्या की जाती है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे तैयार किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं भाई,
पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। और पोल के जो ये पोल आपका कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। पोल क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र तैयार करता है, चुंबकीय क्षेत्र तैयार करता है। इसी के साथ अगर बात करें अपन, तो अब करेंगे पोल शू की, कि पोल शू क्या होता है। तो पोल शू जो होता है ये क्या करता है कि चुंबकीय जो रेखाएं होती है ना, चुंबकीय रेखाएं, इनको फैलाने का कार्य करता है। क्या करता है भाई? फैलाने का कार्य करता है, ठीक है, क्योंकि ये तो इतना सा है, फिर ये फैलाने का कार्य पोल शू करता है। तो पोल शू का जो क्षेत्रफल होता है वो पोल के मुकाबले, मैंने बताया था कि इसके मुकाबले कितना गुना होता है? इसका 2 गुना होता है। किसका होता है भाई? पोल शू का होता है। किसका होता है? पोल शू का होता है। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं पोल शू, पोल शू, ठीक है। तो पोल शू का जो कार्य होगा वो क्या होगा? एक तो चुंबकीय रेखाओं को फैलाना, चुंबकीय रेखाओं को फैलाना, चुंबकीय रेखाओं को ये क्या करता है? फैलाने का कार्य करता है। फैलाने का क्या करता है? कार्य करता है। फैलाने का कार्य करता है, ठीक है भाई। फैलाने का ये क्या करता है? कार्य करता है। कौन करता है? ये पोल शू करते हैं, ठीक है। अब ये पोल शू का जो एरिया होता है वो कितना गुना होता है? पोलो के 2 गुना, 2 गुना इसका क्या होता है? एरिया होता है। तो ये आपके क्या हो गए? पोल शू हो गए, ठीक है। अब देखिए ये तो बात नॉर्मल थी, जैसा कि हमने जनरेटर में पढ़ा था वही थी। अब अपन बात करते हैं कि ये जो पोल शू बने हुए होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं। मेन बात आती है, एक क्वेश्चन यहां से और उठ सकता है कि पोल शू बने हुए किसके होते हैं। तो मैंने उसमें भी बताया था और इसमें भी सेम ही है, कहीं कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। यानी कि पोल जो बनते हैं, क्या बनते हैं? पोल जो बनते हैं वो बनते हैं कास्ट, कास्ट आयरन आप कह सकते हो, कास्ट आयरन आप कह सकते हो, या फिर आप कास्ट स्टील कह सकते हो। कास्ट क्या कह सकते हो? स्टील कह सकते हो, स्टील कह सकते हो, या फिर आप एनिल्ड स्टील कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एनिल्ड स्टील कह सकते हो। एनिल्ड स्टील के भी पोल बनते हैं। देखिए अगर आपके पास ऑप्शन में ये तीनों आ जाए, ठीक है, तीनों आ जाए, तो फिर एक ऑप्शन जरूर होगा कि ये सभी, या फिर देखिए यहां पे आपके पास एनिल्ड स्टील भी आ सकता है, तो आपके पास कास्ट स्टील भी आ सकता है, तो आपके पास कास्ट आयरन भी आ सकता है। पोल बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई? महंगे वाली जो मोटरें होती है उसमें एनिल्ड स्टील का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर मीडियम वाली की में क्या किया जाता है? कास्ट स्टील का। और लो क्वालिटी की जो मोटर होती है उसमें कास्ट आयरन का, यानी कि कम चुंबकीय क्षेत्र अगर तैयार करना है तो उसमें कास्ट आयरन अपन प्रयोग में ले लेते हैं। तो भाई ये जो हो गया वो हो गया आपका पोल हो गया। और देखिए पोल और जो ये आर्मेचर होता है, क्या होता है? पोल और जो आर्मेचर होता है इनके बीच की जो डिस्टेंस होता है, यानी कि इनका जो बीच की जो दूरी होती है, वो मैंने कल भी आपको बताया था कि इनके जो बीच की दूरी होती है वो होती है 2.5 से लेकर 3.5 mm के बीच। डीसी जनित्र में भी बताया था, इनमें दूरी ये होती है। डीसी मोटरों में भी और डीसी जनित्रों में भी ज्यादा खास फर्क नहीं है, ठीक है। तो यहां पे ये भी हो गया। अब अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसकी? आर्मेचर की। किसकी करेंगे भाई? आर्मेचर की करेंगे। तो देखो जो ये आर्मेचर होता है ना, सबसे पहले तो ये बनता किसका है? तो ये जो बनता है वो बनता है स्टील का। किसका बनता है भाई? स्टील का बनता है, ठीक है। तो स्टील का ये कास्ट स्टील का आयरन बनता है। देखिए वैसे जो ये आर्मेचर होता है बनता तो ये आयरन का ही है, मतलब लोहे का बनता है, ठीक है, कास्ट आयरन का बनता है, लेकिन इस पे क्या कर दिया जाता है? सिलिकॉन स्टील का लेप चढ़ा दिया जाता है। तो लेप चढ़ाने से होता क्या है सिलिकॉन स्टील के लेप से? कि इसमें हिस्टेरेसिस दोष जो होता है ना वो कम हो जाता है। तो लेप चढ़ा दिया जाता है, और लेप जो चढ़ाते हैं सिलिकॉन की जो मात्रा होती है वो यहाँ पे होती है 2 से 4%। बोलो कितने प्रतिशत? 2 से 4%। अगर हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा हो रहा है तो कभी कभी इसको बढ़ाकर कितना कर देते हैं? 5% करते हैं। किसको? सिलिकॉन स्टील को, ठीक है। तो अब देखो आर्मेचर जो बनता है एक गोला टाइप नहीं होता, मतलब पूरा का पूरा ऐसे कैसे सेट नहीं होता। आप कभी जाना जहां पे मोटरें सुधरती है आपकी, कभी मोटर खराब हुई होगी तो उसको जब अपन सुधरवाने जाते हैं तो कारीगर के पास, मतलब मिस्त्री के पास जाते हैं, तो वहां पे आप अगर उस आर्मेचर को देखोगे तो उसमें आपको ऐसे पत्तियां ही पत्तियां नजर आएगी, ठीक है, ऐसे पत्तियां ही पत्तियां नजर आएगी ऐसे,
ठीक है। तो ऐसे आपको पत्तियां पत्तियां नजर आएगी, तो ये पत्तियों से ही बना हुआ है, ये पत्तियों से मिलकर पूरा क्या बना हुआ है, आर्मेचर। अब वो पत्तियां क्यों बनाते हैं, इसको पूरा ही बना देते, तो भाई उससे भंवर धारा हानि क्या होती है, कम होती है। पत्तियां बनाने से भंवर धारा हानि कम होती है, अगर पत्तियां नहीं बनाते तो भंवर धारा हानि बहुत ही ज्यादा होती। बात समझ में आई, ठीक है। तो भंवर धारा ये मैं बताऊंगा कैसे होती है कैसे नहीं होती है, जैसे हानियां चलेगी उन सभी में बताऊंगा, केवल बस अभी आप देखते जाओ भाई, सारी चीजें चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा, अभी आप इसकी कार्य प्रणाली देखो। तो देखिए यहां पे अपन बात करने किसकी, आर्मेचर की। आर्मेचर में क्या कटे हुए होते हैं, स्लॉट कटे हुए होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, स्लॉट कहते हैं, जिसमें क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है। वाइंडिंग किसकी करते हैं, कॉपर की करते हैं, किसकी करते हैं भाई, कॉपर की करते हैं। और ये जो ये जो आर्मेचर लगा हुआ होता है, ये रोटेटिंग पार्ट वाले जो शाफ्ट होती है उस पर ये इसको स्थापित किया जाता है, यानी कि उस पर इसको रखा जाता है। अब देखो जो आर्मेचर होता है, एक तो बात की अपन ने आर्मेचर की, चलिए यहाँ पे अपन चालू कर देते हैं आर्मेचर। तो आर्मेचर की जो हमने बात की वो ये की कि आर्मेचर जो बनता है, एक तो किसका बनता है, ये सिलिकॉन स्टील का बनता है। एक बात तो ये हो गई कि ये किसका बनता है भाई, सिलिकॉन स्टील का बनता है, ठीक है। किसका बनता है, सिलिकॉन स्टील का बनता है। दूसरी बात, ये पत्ती नुमा होता है, यानी कि पत्तियों द्वारा बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, पत्तियों द्वारा, ठीक है, पत्तियों द्वारा बनाया जाता है। बात समझ में आ गई। अब जो आर्मेचर का प्रतिरोध होता है वो बहुत निम्न होता है, यानी कि इसका जो प्रतिरोध होता है वो 0.5 ओहम से 1 ओम तक होता है। कितने ओम तक होता है, 1 ओम तक। लेकिन अधिकांशतर आपको जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 1 ओम, ठीक है। 0.5 आपको बहुत ही कम मात्रा में मिल सकता है, लेकिन आपको जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 1 ओम, ठीक है। वो तो भाई ये जो बताया ना मैंने 1 से 0.5, तो इनके मध्य अगर आपके पास 0.7 आ जाए, 0.8 आ जाए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि यार हमें तो 1 बताया गया था, ठीक है। तो आपको वो भी कर देना है। देखिए कभी कभी मामला क्या होता है, वो कहते हैं ना कि जब बीवी हाथ ना आए ना तो वरमाला साड़ी के गले में डाल देनी चाहिए, ठीक है। हाँ तो बस वही सिस्टम अपना लो, मतलब यहाँ पे अगर 1 नहीं आ रहा, 0.5 नहीं आ रहा, 0.7 तो आ रहा ना, पड़ोसी तो आ रहा है, तो बस उसी को आप क्या कर दो, आंसर के रूप में कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये हमने आर्मेचर का जो प्रतिरोध हो गया वो भी आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि 0.5 से आपको 1 ओम तक इसका प्रतिरोध लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो अपन बात करते हैं वो करते हैं इस आर्मेचर की। देखो आर्मेचर के ये क्या कटे हुए होते हैं, स्लॉट कटे हुए होते हैं, पता है। इसमें क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है, कौन सी, कॉपर वाली वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। अब इस आर्मेचर पे ये कम्यूटेटर लगा हुआ होता है, मतलब दिक् परिवर्तक लगा हुआ होता है। तो दिक् परिवर्तक क्या करता है, ये इनपुट लेता है, डीसी लेता है, ठीक है। डीसी लेता है और किसको दे देता है, आर्मेचर को दे देता है, ठीक है। आर्मेचर घूमने लग जाता है तो हमें यांत्रिक शक्ति प्राप्त हो जाती है, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो दिक् परिवर्तक जो होता है ये बना किसका होता है, बात करते हैं दिक् परिवर्तक बना किसका होता है। तो जो दिक् परिवर्तक होता है, मैं यहां पे ये आर्मेचर हो गया, तो आर्मेचर अपना कंप्लीट हो गया, तो मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए इसको अपन साफ कर देते हैं। और अब अपन बात करते हैं कम्यूटेटर की। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर क्या है, तो भाई कम्यूटेटर के बारे में मैंने अच्छे से पढ़ा दिया था। देखिए मैं इस वीडियो में बहुत कम बता रहा हूं आपको, मतलब ज्यादा नहीं बता रहा जितना कि मैंने जनित्र में बताया था, क्योंकि जनित्र में आप इन चीजों को पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पे आई बटन से क्लिक करके वो डीसी जनित्र जो है वो आप पहले पढ़ लीजिएगा, बाद में इसको पढ़ लेना, ठीक है। पहले आप डीसी जनरेटर को पूरा कंप्लीट कर लो, फिर आप क्या पढ़ लेना, मोटर पढ़ लेना। क्योंकि सीरीज वाई अगर क्रमागत सीडी बाई सीडी अपन चलते हैं तो वो अच्छा होता है, ठीक है। तो आप उनको पढ़ लीजिएगा, आपके बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। हाँ तो जिन्होंने पढ़ रखा है उनके तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और पढ़ने में भी उनको मजा आ रहा है, और इस पार्ट में उनको कुछ याद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो दिक् परिवर्तक किसका बना होता है भाई, मैंने बताया था हार्ड ड्रॉन कॉपर का, हार्ड ड्रॉन कॉपर का, यानी कि कठोर तांबे का बना हुआ होता है। किसका बना होता है, कठोर तांबे का बना होता है, कठोर तांबे का बना होता है। कौन बना होता है भाई, कम्यूटेटर बना होता है, ठीक है। तो कम्यूटेटर हो गया। अब देखो जो कम्यूटेटर होता है, ये जो कम्यूटेटर होता है ये जुड़ा हुआ किसके साथ होता है, तो ये स्लिप रिंग के साथ जुड़ा होता है। किसके साथ जुड़ा होता है, स्लिप रिंग के साथ जुड़ा होता है। स्लिप सॉरी 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 ये जो जुड़ा हुआ होता है ये जुड़ा हुआ होता है कार्बन ब्रुश के साथ। किसके साथ जुड़ा होता है, कार्बन ब्रश के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है।
कार्बन ब्रश के साथ ये क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो कार्बन जो बुरसे हैं, कार्बन जो बुरसे हैं वो ये है यहाँ पे, ठीक है। तो कार्बन जो बुरसे होती है, ये जो होती है एक तो नरम होनी चाहिए, और ये जो नरम होगी ना कार्बन बुरसे, ये नरम होनी चाहिए। दूसरी बात, कार्बन बुरसों का जो कम्यूटेटर पे दबाव होता है वो होता है 100 ग्राम से लेकर 250 ग्राम, जैसे कि मैंने बताया था। तो भाई देखिए ये अपन ने कम्यूटेटर पढ़ लिया, बाकी आप उससे जनरेटर से पढ़ ही चुके हो कम्यूटेटर को, ठीक है। हाँ, अब अपन जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कार्बन बुरस, कि कार्बन जो ब्रुश होती है ये क्या है, कार्बन ब्रुश जो होती है ये क्या है। तो कार्बन ब्रुश क्या करती है, कम्यूटेटर से जुड़ी हुई होती है। एक बात तो ये कम्यूटेटर से जुड़ी रहेगी, दूसरी बात कार्बन जो ब्रुश होती है इनका ताप गुणांक जो होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। तो मैंने बताया था कि ताप गुणांक, ताप गुणांक क्या होगा भाई, इनका ऋणात्मक होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इनको अगर आप जितना गर्म करोगे ना उतना ही इसका प्रतिरोध कम होता जाएगा। तो भाई ये क्या होती है, कम्यूटेटर के साथ घिसते हुए चलती है, क्योंकि कम्यूटेटर घूमता है, कम्यूटेटर किस पे लगा होता है, शाफ्ट पे लगा होता है। तो फिर क्या होता है कि ये बुर से घिसती हुई चलती है। फिर घिसती हुई अगर ये चलती है, क्या घिसती हुई अगर ये चलती है तो यहाँ पे क्या होने लग जाती है, गर्म होने लग जाती है। तो गर्म होने से फिर इस कार्बन का क्या हो जाता है, प्रतिरोध निम्न हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कार्बन ब्रुश प्रयोग में की जाती है। तो छोटी मोटरों में जो कार्बन ब्रुश प्रयोग में की जाती है, ठीक है, छोटी मोटरों में तो क्या की जाती है कार्बन, लेकिन जो बड़ी मोटरें होती है उसमें क्या किया जाता है कि जो ये बुरसे बनती है ना, बुरसे वो कार्बन और तांबे के मिश्रण से बना दी जाती है। कार्बन प्लस किससे मिला दी जाती है, ये तांबे से बना दी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीजें हमने उसमें पढ़ी थी। मैंने कहा था इसकी संरचना सेम जनित्र के समान ही है, कहीं कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो कहीं भी नहीं आएगा, आगे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने डीसी जनरेटर अच्छे से पढ़ लिया है तो बस इसमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको ज्यादा कुछ, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे कार्बन और तांबे की क्या बनाते हैं अपन, बड़ी जो मशीनों की ब्रश बनाते हैं, यानी कि बड़ी मोटरों की, ठीक है, बड़ी मोटरों की ब्रश बनाते हैं, ठीक है, मोटरों की ब्रश बनाते हैं तो वो कार्बन प्लस तांबे की बनाते हैं। दूसरी अगर बात करें यहाँ पे कि जो कार्बन ब्रश होती है इनका दबाव कितना होता है, तो दबाव जो होता है भाई इनका वो होता है 100 ग्राम से लेकर 250 ग्राम, 250 ग्राम प्रति सेमी का स्क्वायर, एक सेमी का स्क्वायर प्रति सेमी का स्क्वायर। ये ध्यान रखना यहाँ पे ये जो है ना, ये ग्राम प्रति सेमी का स्क्वायर, इसका विशेष ध्यान रखना कि ये आपके पास आना ही चाहिए, ठीक है। आप वहां पे कहीं किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर कर दो, ठीक है, वो गलत हो जाएगा मामला। तो दबाव जो होता है ये उनका दबाव होता है, किसका होता है भाई, कार्बन बुरसों का दबाव होता है। आगे अगर बात करें तो कार्बन बुरस जो होती है इसका 1/3 भाग रह जाने पर, मतलब 2/3 तो घिस जाए और 1/3 रह जाए, अगर 1/3 इनका भाग रह गया और 2/3 घिस गया तो कार्बन बुरस को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं। बात समझ में आ गई होगी यहां तक। तो फ्रेंड्स हमने योग पढ़ा, आर्मेचर पढ़ा, पोल पढ़ा, पोल शू पढ़ा, ठीक है। पोल शू के बारे में भी अपन ने देख लिया कि 2 गुना होता है। अपन ने आर्मेचर पढ़ लिया, अपन ने कम्यूटेटर पढ़ लिया और अपन ने क्या पढ़ ली, ब्रश पढ़ ली, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दो ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जो अपन बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं डीसी मोटर से। डीसी मोटर का एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। ये जो वीडियो है ये है फ्रेंड्स पार्ट नंबर 2। तो देखिए वैसे आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और सबसे पहले तो आपने जो थंबनेल देखकर आप इस वीडियो को सिलेक्ट किए हो यानी कि ओपन किए, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए फ्रेंड्स चालू करते हैं अपन डीसी मोटर। तो देखिए भाई डीसी मोटर के पिछले वाले वीडियो में जो अपन ने पढ़ा था वो अपन ने पढ़ा था कि डीसी मोटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, यानी कि इसकी मौलिक आवश्यकताएं कौन कौन सी है उनके बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ लिया था। अपन ने पढ़ा था बॉडी के बारे में यानी कि जिसे योक कहा जाता है उसके बारे में पढ़ा था। फिर अपन ने जो देखा था वो देखा था फील्ड पोल के बारे में, इंटरपोल के बारे में, कार्बन ब्रुशेस के बारे में और कम्यूटेटर के बारे में, यहाँ पे आर्मेचर के बारे में, इन सभी के बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ लिया था। तो फ्रेंड्स आज जो अपन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं डीसी जो जनित्र होता है, सॉरी डीसी जो मोटर होती है ये कितने प्रकार की होती है, ठीक है। और देखिए सबसे पहले जो अपन देखेंगे वो ये देखेंगे, देखो भाई जो डीसी मोटर होती है हमने देखा था
कि इसमें क्या होता है, आर्मेचर होता है। देखिए अच्छे से आप समझिए, सबसे पहले जो अपन डीसी मोटर में देखेंगे वो देखेंगे कि डीसी मोटर जो होती है ना, इसका जो बैक ईएमएफ किसे कहते हैं, वही मैं आपको दिखाना जा रहा हूं, ठीक है। बैक ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ, बैक ईएमएफ। देखिए बैक ईएमएफ किसे कहते हैं, जैसे कि यहां पे मैंने क्या बना दिया, आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर ये हो ही गया आपका, ठीक है। तो आर्मेचर किसके साथ, यहां पे देखिए ये मैंने जो बनाया, ये इस तरीके से मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे पोल शू बना दिया। जैसा कि आपने देख लिया होगा कि पोल शू किसे कहते हैं, ठीक है। पोलो के आगे वाले भाग को क्या कहा जाता है भाई, पोल शू कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, पोल शू कहा जाता है। तो ये यहाँ पे क्या बन गया भाई, पोल बन गया, ठीक है। ये पोल हो गया और ये क्या हो गया, पोल शू। अब देखो जो आर्मेचर जो होता है, इसमें क्या कटे हुए होते हैं, स्लॉट कटे हुए होते हैं, मतलब खांचे कटे हुए होते हैं। ये खांचे किसके लिए होते हैं, तो ये जो खांचे होते हैं ये वाइंडिंग करने के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं भाई, वाइंडिंग करने के लिए। आपने कभी देखा होगा, जब कभी आप अपनी मोटर जब खराब हो जाती है तो आपने उसको लेके कारीगर के पास गए होंगे। जब कारीगर उस मोटर को खोलता है तो उस मोटर में, मतलब अपन कहते हैं ना, मोटर बंधवाने गए थे, ठीक है, सही करवाने नहीं, मोटर जल गई, अब इसको बांधना पड़ेगा। बांधते क्या है, उसमें ये कॉपर वाली जो वाइंडिंग होती है ना, इसी को बांधते हैं, मतलब इसी की लपेटे देते हैं, ठीक है। ये क्या कर देते हैं, ये वाइंडिंग कर देते हैं। तो उस ये जो होती है वो कहाँ होती है, इस आर्मेचर के जो स्लॉट कटे हुए होते हैं ना, इन्हीं में होती है। आर्मेचर के किस में होती है भाई, स्लॉट कटे हुए होते हैं उनमें होती है। और जो कॉपर होता है, क्या होता है, कॉपर होता है, ठीक है। तो कॉपर की वाइंडिंग की जाती है इसके अंदर। अब इस कॉपर को कभी कभार सुपर इन्वलेटेड कॉपर भी आ जाता है। देखिए मैं यहाँ पे इमेज बना रहा हूं, आप सुनते जाइए, ठीक है। जो भी बोल रहा हूँ सारी काम की चीजें बोल रहा हूँ। तो सुपर इन्वलेटेड कॉपर की क्या की जाती है, इसमें वायरिंग की जाती है। और ये आर्मेचर और जो ये पोल शू होते हैं ना भाई, इनके बीच जो डिस्टेंस पाया जाता है, इनके बीच जो डिस्टेंस पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, 2.5 mm का, ठीक है। 2.5 mm से लेकर 3.5 mm तक का इनका ये पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ये बीच वाला गैप पाया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है भाई, इस टाइम पोल बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आर्मेचर है, इसके बीच क्या होता है भाई, दिक् परिवर्तक होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर बोलते हैं। ये मैंने क्या बना दिया, कम्यूटेटर। और ये देखिए कार्बन बुरसों के सहारे जुड़ा हुआ होता है, मतलब कार्बन बुरसे इससे जुड़ी हुई होती है। लेकिन जो ये कम्यूटेटर होता है ना, ये कहां पे लगा हुआ होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना, आर्मेचर शाफ्ट पे लगा हुआ होता है। किस पे लगा हुआ होता है, आर्मेचर शाफ्ट पे लगा हुआ होता है। बात समझ में आ गई होगी भाई, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे मैं ये जो बना रहा हूं, ये मैं क्या बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं पोल बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं भाई, पोल बना रहा हूं। तो ये आपका क्या तैयार हो गया, पोल बन के तैयार हो गया, ठीक है। देखो भाई थोड़ा टाइम लग सकता है, हाँ। तो ये आपका पोल बन के क्या हो गया भाई, तैयार हो गया, ठीक है। ये आपका पोल हो गया। चलिए मैं पोल को भी आपको अच्छे से बना दिया हूं, ठीक है। तो पोल आप जस्ट इमेजिन कीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इधर देखिए, ये एक पोल में इधर वाला और बना देता हूं। ये भी मैंने क्या बना दिया, पोल बना दिया। चलिए इधर से कुछ इस तरीके से हो गए, ठीक है। तो ये मैंने क्या बना दिया भाई, ये भी मैंने पोल बना दिया। ये लो जी, ये कुछ इस तरीके से यहां से निकलेगा और ये जाते हुए यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। ये जो आर्मेचर है, ये जो आर्मेचर है, ये वाला आर्मेचर, ठीक है। तो ये जो आर्मेचर होगा, ये भाई कुछ सिलेंड्रिकल टाइप आर्मेचर बनाया मैंने, ठीक है। सिलेंड्रिकल टाइप आर्मेचर आपका तैयार हो गया। यहाँ पे ये क्या हो गए, पोल हो गए, ठीक है। तो ये आपके पोल भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ये जो आपकी तैयार हो गई वो हो गई डीसी मोटर। अब देखिए डीसी मोटर की ये वाला जो पोल है, यहाँ पे क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है। क्या की जाती है भाई, वाइंडिंग की जाती है। कुछ इस तरीके से वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है। ये घूम के पीछे से वापस आ जाती है, ठीक है, उधर से। लेकिन वो एक केवल आपको कल्पना करनी है, वास्तविक तरीके से मैं नहीं दिखा सकता। तो आपको केवल कल्पना करनी है कि पीछे से घूमते हुए आ रही है।
बिल्कुल आपको जरूर नजर आएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं ना कि चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, तो भाई दिल में उतर के देखो, आराम से दिखेगी आपको, ठीक है। तो ये आपको जनरेटर इस तरीके से, ये सॉरी मोटर जो है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे देगी। यहाँ पे ये जो पोल है भाई, पोलों की जो संख्या होती है वो न्यूनतम 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2। पोलों की संख्या 2 तो होनी चाहिए। बाकी अगर ज्यादा रखना चाहो तो आप ज्यादा से ज्यादा 8 पोल भी रख सकते हो। कितने रख सकते हो? 8। बाकी आपकी मर्जी, आप 4 रखो, ठीक है, चाहे फिर 8 रखो चाहे 2 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अधिकतम 8 रख सकते हो और न्यूनतम कितने रख सकते हो? 2। क्योंकि 2 पोल अगर नहीं बनाओगे तो भाई ध्रुव अलग अलग स्वभाव के कैसे बनेंगे? क्योंकि एक ध्रुव क्या होता है? एन होता है, दूसरा क्या होता है? एस होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे एक एन होता है और एक एस होता है। चलिए अब देखिए इसकी अपन बात कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए वाइंडिंग हो गई है। वाइंडिंग में कौन सी धारा दी जाती है? डीसी धारा दी जाती है। और आर्मेचर में भी कौन सी धारा दी जाती है? डीसी धारा दी जाती है। इससे क्या होता है कि यहां पे ध्रुव जो बनता है, देखिए यहां पे भी ध्रुव बनेगा, ठीक है, इसमें भी ध्रुव बनेगा। तो ध्रुव बनेंगे तो क्या करेंगे? खिंचाव बल के आधार पर ये कार्य करने लग जाएगी। मतलब एक दूसरे ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और उस आधार पे मोटर क्या करने लग जाएगी? घूमने लग जाएगी। बात को समझना। आप सोचो कि यहाँ पे तो विद्युत जनरेट ही नहीं करनी। भाई विद्युत जब जनरेट ही नहीं करनी है तो फिर आप यहाँ पे ये पोल क्यों बना रहे हो? पोल क्यों बना रहे हो? चुंबकीय क्षेत्र को काटना थोड़ी है, बिल्कुल नहीं काटना है। चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पे काटना नहीं है, यहाँ पे खिंचाव बल करना है। खिंचाव बल के आधार पे क्या करेगा? आर्मेचर घूमेगा। आर्मेचर घूमेगा तो हमें मैकेनिकल प्राप्त होगी कि नहीं होगी? क्योंकि डीसी मोटर किसको बदलती है? विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखो भाई, यहां पे हमने जो बात की थी एक बार वापस अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो ये खांचे के कटे हुए होते हैं इसमें क्या भरी जाती है? इसमें सुपर इन्वर्टेड कॉपर की वायरिंग की जाती है। और ये जो कम्यूटेटर बना होता है किसका बना होता है? हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। और यहाँ पे हार्ड ड्रॉन कॉपर का जो बना होता है इसका जो आधार होता है वो किसका होता है? बेकेलाइट का होता है। यहाँ पे जो कार्बन ऊर्जा प्रयोग में की जाती है वो किसकी होती है? कार्बन की होती है। बड़ी मोटरों के अंदर जो कार्बन ऊर्जा प्रयोग में की जाती है वो कार्बन प्लस तांबे की होती है, ठीक है। ये भी अपन ने देख लिया था। यहाँ पे जो ये पोल है, ये क्या है? जो पोल हैं, ये जो पोल थे ये किसके बनाए जा रहे थे? पोल बना जा रहे थे कास्ट आयरन के, कास्ट आयरन के या फिर कास्ट स्टील के या फिर एनिल्ड स्टील के, ठीक है। तो कोई सा भी आपका ऑप्शन आया वही का आपको आंसर कर देना है। पोल हो गया। आर्मेचर सिलिकॉन स्टील की पत्तियों द्वारा निर्मित किया जा रहा था, जिसमें सिलिकॉन की मात्रा कितनी थी? 2 से 5% या फिर 2 से 4% होती है। लेकिन कभी कभार कह दिया जाए कि हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए ये जो सिलिकॉन स्टील में प्रतिशतता जो मिलाई जाती है वो कितनी मिलाई जाती है? तो भाई लॉस कम करने के लिए उसको 5% कर देते हैं बढ़ाकर, ठीक है। ये चीज भी हमने पढ़ ली थी, ठीक है। और इसमें क्या ये पत्ती नुमा क्यों बनाते हैं? क्योंकि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए पत्ती नुमा बनाते हैं, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा मैंने फास्ट इसलिए बताया था क्योंकि ये सारी चीजें मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दी थी, उसमें मैंने बता दी थी, ठीक है। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो उस वीडियो को इसको देखने के बाद देख लेना। यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट खुलेगी, वहां से आप क्लिक करके सीधे उन वीडियो पे जा सकते हो। या फिर आप चैनल है ना, चैनल, उस पे क्या करो, चैनल पे क्लिक करो, क्लिक करते ही चैनल खुलेगा, ऊपर लिखे हुए होंगे वीडियो प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट पे ओके करो, आराम से चले जाओ, ठीक है। जानते हैं उनके लिए नहीं बता रहा, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है भाई। चलो तो अब आगे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा था कि अपन पढ़ने वाले क्या थे। तो पढ़ने वाले जो थे वो थे अपन बैक ईएमएफ। कौन सा ईएमएफ? बैक ईएमएफ। तो भाई बैक ईएमएफ क्या होता है? बैक यानी पीछे, बैक यानी पीछे, मतलब पीछे वाला। तो होता क्या है कि इसमें अपन ने डीसी स्रोत से इसको जोड़ दिया, डीसी दे दिया, क्या तैयार हो रहा है? यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स तैयार हो रहा है, मतलब फील्ड जो है इसमें क्या बन गया? चुंबकीय फ्लक्स तैयार हो गया। अब ये फील्ड किसको दे देगा? इस पोल शू को दे देगा। पोल शू क्या करेगा? पोल शू इसको फैला देगा। क्या कर देगा भाई? फैला देगा, ठीक है, फैला देगा। अब फैला देगा तो ये क्या करेंगे? खिंचाव बल पर कार्य करेंगे, ठीक है, ये दोनों खिंचाव बल पर कार्य करेंगे। लेकिन फिर होता क्या है, वो कहते हैं ना फैराडे के नियम अनुसार कि जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो वो क्या करता है? एक अपना खुद का विद्युत जनरेट कर लेता है, मतलब ईएमएफ जनरेट करता है। तो भाई देखो यहां ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है।
तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या घूम रहा है, आर्मेचर। तो आर्मेचर में वास्तविकता में तो पहले से डीसी है इसमें, लेकिन ये क्या कर लेता है, घूम के ये जो है ये खुद का ही ईएमएफ जनरेट कर लेता है। और जो वो ईएमएफ जनरेट करता है ना, वो फालतू का ईएमएफ होता है, मतलब कोई काम का नहीं होता, ठीक है। काम का तो छोड़ो, उल्टा आरोपित जो ईएमएफ है ना उसका भी विरोध करता है। उसका क्या करेगा ये, विरोध। अरे भाई ये देखो, ये जो इसमें मेन ईएमएफ है ना उसका ये विरोध करता है कौन, बैक ईएमएफ। तो बात समझ में आ गई, बैक ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, ये रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को काटेगा। तो भाई फैराडे के नियम अनुसार जब ये रेखाओं को काटेगा तो इसमें भी ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा तो इसमें दो तरह के ईएमएफ जनरेट हो जाएंगे, एक तो आरोपित और एक बैक ईएमएफ, ठीक है, धकोने वाला ईएमएफ। तो ये क्या करेगा, मैन जो ईएमएफ है उसका क्या करेगा, ये विरोध करेगा। बात समझ में आ गई। तो ये बात आपके समझ में आ गई। तो चलिए अपन देख लेते हैं बैक ईएमएफ अच्छी तरीके से, बैक ईएमएफ, ठीक है, बैक ईएमएफ की अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए भाई, बैक ईएमएफ की बात कर रहे हैं, तो बैक ईएमएफ अगर आपको जब भी ज्ञात करना हो तो आपको देखो, डीसी जनरेटर में ईएमएफ का मैंने जो सूत्र बताया था ना, सेम यहां पे बैक ईएमएफ का है। क्यों, देखिए डीसी जनरेटर में ईएमएफ कैसे पैदा हो रहा था, इसके घूमने से पैदा हो रहा था। क्या हो रहा था, इसके घूमने से पैदा हो रहा था। तो यहां पे बैक ईएमएफ किससे पैदा हो रहा है, इसके घूमने से ही हो रहा है ना, काम तो वही हो रहा है। तो बस फिर सूत्र भी सेम ही रहेगा। मतलब यहां पे अगर बैक ईएमएफ की बात की जाए, किसकी, बैक ईएमएफ की, तो भाई बैक ईएमएफ का वही होगा क्या, फाई जेड एन पी और बट्टे में 60 ए। बात समझ में आई। बैक ईएमएफ बराबर, देखो बैक ईएमएफ बराबर क्या हुआ, फाई जेड एन पी बट्टा 60 ए। ये जनित्र के अंदर, डीसी जनित्र के अंदर ये क्या था, ये ईएमएफ था। अरे भाई यहां पे भी ये ईएमएफ ही है, ईएमएफ ही जनरेट हो रहा है, ठीक है, यहां पे भी ये क्या है, ईएमएफ है। लेकिन ये तो खुद ही ईएमएफ ले रहा है, विद्युत ले रहा है, यांत्रिक दे रहा है, ठीक है। तो इससे जरूरत नहीं थी बनाने की, लेकिन इसने बना दिया, इसलिए उसी का नाम इसने क्या रख दिया, बैक ईएमएफ रख दिया। बाकी बात वही है, वही ईएमएफ है। बैक ईएमएफ कोई अलग नहीं है, इसे देखने पर कोई अजूबा नहीं दिखता, ये वही है, सेम है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जरूरत नहीं थी, उसके बावजूद ये आ गया, तो इसका नाम बदल कर क्या रख दिया, बैक ईएमएफ। मतलब ये फ्लक्स देखो, जब भी अगर कोई रोटेट कर रहा है इसमें और उससे जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो वो तो भाई इससे ही निकलेगा। तो रोटेट से जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वही को तो बैक ईएमएफ कह रहा है। तो वो आ गया ना, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये चीज आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो भाई, इसमें देखो एक चीज आप ध्यान में रखना हमेशा, कभी भी आपको कहीं पे भी कोई नहीं कहे ना, तो भी बस आप यहां पे तुलना करो। काफी स्टूडेंट बस यही सोचते हैं कौन किसके समानुपाती, कौन विलोमानुपाती, इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं यार। याद करना भी बहुत कठिन होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो चलिए मैं बताता हूं आपको। देखो जब भी यहाँ पे देखो, यहाँ क्या आ रहा है, बैक ईएमएफ आ रहा है, यहाँ पे क्या, मतलब बराबर वाले जो होते हैं ना वो हमेशा समानुपाती होते हैं। कौन से अनुपाती, सम अनुपाती, ठीक है। तो यहां पे बैक ईएमएफ और जो फ्लक्स, भाई फ्लक्स को, ये जो फाई है ये किसको दर्शा रहा है, फ्लक्स को दर्शा रहा है। तो ये दोनों क्या होंगे, समानुपाती। क्या होंगे, समानुपाती। यहाँ पे जेड चालकों की संख्या को दर्शा रहा है, तो चालकों की संख्या भी बैक ईएमएफ पे क्या होगी, समानुपाती। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार ये एन घूर्णन गति को दर्शा रहा है। देखिए लिखते जाइए, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, इसका मतलब आपको तो लिखना है ना, तो लिखते जाइए कि एन किसको दर्शा रहा है, वरना भूल जाओगे। अभी तो याद हो जाएगा, बाद में भूल जाओगे, क्योंकि भूलना भी एक स्वाभाविक परंपरा है। सब भूलते हैं, तुम भूलते हो, हम भी भूलते हैं, ठीक है, सब भूलते हैं। तो बस रेगुलरिटी रखनी होती है। तो यहां पे बात की जा रही है कि ये जो घूर्णन गति है ये भी बैक ईएमएफ की क्या होती है, समानुपाती। और पोलों की संख्या के भी क्या होती है, ये समानुपाती। P बराबर पोलों की संख्या। अब ये जो यहाँ पे समानांतर पथ है, एक का मतलब समानांतर पथ, इसके क्या होता है, ये व्यक्त कर्मानुपाती। देखो जहां पे भी ऐसे क्रॉस बने ना, कहने का मतलब जिसे अपन वज्र गुणा कहते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से बने ना, तो बस वो क्या होंगे, एक दूसरे के विलोमानुपाती या फिर व्यक्त कर्मानुपाती। ध्यान रहे, व्यक्त कर्मानुपाती और विलोमानुपाती एक ही चीज है, जबकि अनुकर्मानुपाती और समानुपाती एक चीज। ध्यान रहे, ये दोनों क्या है, बस ये इन्हीं के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो इनमें ज्यादातर आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो इनका ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया कि बैक ईएमएफ किस तरीके से अपन ज्ञात करते हैं, ठीक है भाई। अब देखो बात ये आती है, अच्छा जनित्र जो था
कौन से हस्त पर काम कर रहा था? दाएं हाथ पर कर रहा था। क्यों कर रहा था वो दाएं हाथ पर काम? दाएं हाथ पर क्यों कर रहा था? मैंने बताया था इसकी ट्रिक। मैंने कहा भाई जनरेटर को अगर आप स्टार्ट करोगे तो ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, और ताकत ज्यादा लगाओगे तो ताकत ज्यादा कौन से हाथ से लगा सकते हो? दाहिने हाथ से लगा सकते हो ना। इसलिए आपको क्या होएगा, उसमें ताकत लगानी पड़ेगी। तो जनरेटर में कौन से नियम पर कार्यरत था वो? दाहिने हाथ पर, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम पर, ठीक है। और मोटर किस पे थी? बाएं हस्त नियम पर, मतलब वाम हस्त नियम पर मोटर। लेकिन ये जो बैक ईएमएफ है ये किसमें जनरेट होता था? जनरेटर में होता था ना। किसमें किसमें होता था? ये जनरेटर में होता था। तो भाई ये जो बैक ईएमएफ होता है ना, ये सारी मोटर बाएं हस्त नियम पर कार्य करेगी, लेकिन बैक ईएमएफ दाएं हस्त नियम पर कार्य करेगा। किस पर करेगा? दाहिने हैंड पर, ठीक है, मतलब राइट हैंड पर कार्य करेगा। तो ये फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम पर, ये नोट डाल के लिख लीजिए, दाएं हस्त नियम पर, दाएं हस्त नियम पर यह कार्य करता है। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से उठता है क्वेश्चन कि दाएं, क्योंकि कंफ्यूज होते हैं अधिकांशतर स्टूडेंट इसमें बाएं हस्त नियम करते हैं, क्योंकि मोटर की बात आ गई। तो मोटर का ईएमएफ कौन से नियम पर कार्य करता है? दाएं हस्त नियम पर। बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बात कर रहा हूं, नेक्स्ट जो पॉइंट लूंगा वो लूंगा टार्क, कि टार्क क्या होता है। अच्छा भाई, टार्क की अगर बात करें, देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। टार्क, ये इमेज मैं बनी रहने दे रहा हूं ताकि फिर से काम आएगी। अभी जो जैसे जैसे मैं समझाऊंगा तो वैसे वैसे काम आता रहेगा, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूं टार्क की। चलिए इसको भी मैं हाँ मिटा देता हूं, ठीक है, बाद में लगा लेंगे। तो क्या है, वैसे आपको पता है टॉप से स्टडी है, ठीक है। तो भाई सब्सक्राइब तो कर लो, और वीडियो को यार लाइक जरूर कर देना, ठीक है। लाइक कर दो, नीचे कमेंट्स भी कर दो बस कमेंट्स, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, यहां पे बात करते हैं अपन टार्क की। टार्क जो होता है इसको अपन टी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं भाई? टी से दर्शाते हैं, ठीक है। अब सुनो, टार्क होता क्या है, देखो मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये मार्कर का ऊपर वाला है ना, इसको घुमाने के लिए मैं क्या लगा रहा हूं? बल लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं भाई? बल लगा रहा हूं, ठीक है। तो ये जो बल लगा रहा हूं ना, बस वही क्या है? टार्क। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आर्मेचर को घुमाने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? टार्क। क्या कहा जाता है भाई? टार्क कहा जाता है। अच्छा एक बात बताओ, जब टार्क ज्यादा हो तो घूर्णन गति ज्यादा होगी कम होगी? आप सोच रहे होंगे ज्यादा होगी, लेकिन गलत बात है, ज्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? एक बात बताओ, ज्यादा टार्क क्यों लगाना पड़ रहा है? क्यों लगाना पड़ रहा है, मतलब टार्क यानी ज्यादा बल क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि मोटर घूम नहीं रही है, इसीलिए तो ज्यादा लगाना पड़ रहा है ना। लेकिन अगर वो रोटेट हो जाए तो फिर नॉर्मल बल लगाना पड़ेगा, ज्यादा थोड़ी लगाना पड़ेगा। इसलिए टार्क और घूर्णन गति एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। क्या है भाई? व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि n बराबर 1/t कह सकते हैं, या फिर t। ये देखो सूत्र नहीं है, ये इसका सूत्र नहीं है टार्क का। तुम सोचो टार्क का सूत्र बना दोगे तुम 1/n करके, ऐसा नहीं होगा। तो यहां पे आप कह सकते हो कि टार्क बराबर 1/n, ये सूत्र नहीं होता। लेकिन मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि टार्क का क्या होता है, घूर्णन गति व्युत्क्रमानुपाती। अच्छा एक बात बताओ, देखो जैसे कि कोई ट्रैक्टर है, ठीक है, दक्खा स्टार ट्रैक्टर है, बैटरी उसमें खराब हो गई, इसलिए मान लो दक्खा देना है, ठीक है। आप उसके धक्के देते हो, ठीक है, तो धक्के दोगे तो क्या करोगे, शुरू में आपको बहुत बल लगाने की आवश्यकता है। बल लगाओगे जब भी तो खिसकेगा ना, एक बार आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, थोड़ा सा हिला हिला के फिर दे देते हैं, खींच देते हैं मीटर, ठीक है। तो जैसे ही हमने उसके धक्का मारा जोर से, तो अपना बल जो था वो अब क्या हो गया? कम हो गया। मतलब पहले तो अपना बल क्या लग रहा था? ज्यादा लग रहा था ना। लेकिन जैसे ही उसकी रोटेट गति आई, मतलब घूर्णन गति आई, तो बल भी क्या हो गया भाई? कम हो गया। बल क्या हो गया? कम हो गया। तो मतलब गति आई तो बल कम हो गया। तो वैसे ही ये है, यानी कि गति आ जाएगी तो टार्क भी कम हो जाएगा। टार्क एक बल ही तो है, ठीक है। तो जो टार्क बराबर होता है, अगर टार्क आपको ज्ञात करना है तो फिर वो कैसे ज्ञात करना है? देखिए टार्क बराबर जो होता है वो होता है W गुणा 60/2πn। W गुणा 60/2πn। अब देखो भाई W यहां पे क्या है? वाट है। क्या है ये? वाट। अब जरूरी नहीं यहां पे देखिए आपको वाट ही दे, आपको ईएमएफ के लिए कह सकता है, क्योंकि ईएमएफ का मात्रक भी क्या होता है? वाट ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे 60 ऐसे कैसे रखना है, ठीक है।
ये W गुणा 60 आप चाहो तो इस 2 से इसको काट सकते हो और काट के यहाँ पे कितना बना सकते हो 30। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा W गुणा 30 बट्टा पाई n क्या हो जाएगा भाई। चलिए मैं अच्छे से थोड़ा सा लिख देता हूं। हाँ चलो काट दिया हमने तो ये क्या हो जाएगा W गुणा 30 बट्टा पाई n, क्योंकि मैंने 2 से किसको काट दिया 60 को काट दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा पाई n बराबर क्या हो गया यहाँ पे टार्क। अब देखो अब आपके बात तो समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से समानुपाती है, किस तरीके से व्युत्क्रमानुपाती है। देखो भाई ये n आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है ये n जो होता है ये क्या होती है घूर्णन गति होती है, तो n की ये क्या आ रहा है व्युत्क्रम में आ रहा है ना, वज्र की तरह आ रहा, वज्र गुणा करते हैं उनकी तरह, तो इसके क्या हो गया व्युत्क्रमानुपाती हो गया और वाट के क्या हो गया ये समानुपाती। बात समझ कंप्लीट हो गई। कहने का मतलब टार्क अगर आपको ज्ञात करना है तो टी बराबर क्या होगा W गुणा 30 बट्टा पाई n, ठीक है ये हो जाएगा इस तरीके से। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि W का मान, यहां पे W का मान दे दिया जाए 5 किलो वॉल्ट, ठीक है 5 किलो वाट दे दिया आपको, W का मान ये दे दिया जाए और इसकी घूर्णन गति आपको दे दिया जाए 1000 आरपीएम, कितनी दे दी जाए 1000 आरपीएम दे दिया जाए, ठीक है। और धारा का मान जैसे कि आपको दे दिया, धारा का मान जो है I बराबर आपको दे दिया 15 एम्पियर, ठीक है 15 एम्पियर ऐसे दे सकता है, लेकिन अपने जो धारा होगी भाई कोई काम नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है वाट है, किलोवाट तो नहीं है ना, तो इसका ध्यान रखना। यहाँ पे हमें सबसे पहले वाट लेना, लेकिन यहाँ पे तो क्या है 5 किलोवाट, तो 1 किलो में कितना होता है 1000 होता है ना, तो 5 में कितना हो जाएगा 5000, यानी कि सिंपली आपको क्या करना है 5000 रख देना है, ठीक है ये क्या हो गया वाट हो गया, ठीक है इसका ध्यान रखना ये वाट हो गया। तो 5000 और गुणा में यहाँ पे 30 आपको ऐसे कैसे रखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो बट्टे में पाई n है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे 22/7 आप रखोगे, पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, और यहाँ पे देखिए गुणा के अंदर जो आप रखोगे वो कितना रखोगे n की वैल्यू कितनी है 1000 आरपीएम, ठीक है भाई। अब देखो भाई यहाँ पे जो 7 होगा ये कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो यहां से आप 7 को काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और अब आराम से आप कर सकते हो इसको सोल्व, यानी कि 3 जीरो से 3 जीरो चली जाएगी, ठीक है। बाकी आप 22 में 11 का 2 का भाग दोगे 11 बार चले जाएगा, और इसमें कितने बार चला जाएगा 15, तो कैलकुलेट करने के बाद जो भी फाइनली आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो होगा कुछ इस तरीके से होगा कि एक जो मान देगा ना वो इस तरीके से देगा कि आपस में कट जाए, क्योंकि एग्जामिनर बस ये सोचते हैं कि हाँ इसको इसके बारे में जानकारी है या नहीं है, आपसे वहां पे कैलकुलेशन करने को नहीं बिठाएगा वो, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी हार्ड दे दे कि आपसे कैलकुलेशन ही नहीं हो, ऐसा नहीं करेगा, बस आसानी से वो कट जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया भाई आपका टार्क। अब देखो भाई टार्क के बाद में जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डीसी मोटरों की जो गति होती है ना उसके बारे में। किसके बारे में गति के बारे में। अच्छा गति तो आप जानते होंगे गति क्या है, ठीक है गति का मतलब क्या होता है स्पीड, ठीक है तो गति का मतलब स्पीड हो गया। तो गति जो होती है डीसी मोटरों की जो गति होती है, ये जो गति होती है ना ये देखो आप उसी से ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि एन से इससे को दर्शाया जाता है, किससे दर्शाया जाता है एन से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो आप यहां पे ये भी कह सकते हो कि देखिए अभी अभी मैंने बताया था कि इसका जो बैक ईएमएफ था, ठीक है क्या था बैक ईएमएफ जो था, बैक ईएमएफ जो था वो क्या था 5Z एन पी बट्टा 60A। तो देखिए यहां पे जो ये एन है यही क्या है गति है, क्या है गति। तो आप इसको यहां पे रख के सीधे आप क्या कर सकते हो, सीधे आप इनको इधर भेज सकते हो, मतलब एन बराबर जो हो जाएगा वो इधर आएगा, तो ये बैक ईएमएफ तो ऊपर रह जाएगा, ठीक है। और बट्टे में ये बैक ईएमएफ ऊपर रह जाएगा ना, और यहाँ पे गुणा में कौन जाएगा 60 चला जाएगा, तो ये 60A भी इधर चला जाएगा, और बट्टे में जो आएंगे वो क्या क्या आ जाएंगे फाई आ जाएगा, जेड आ जाएगा, और क्या आ जाएगा भाई पी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे बात जो की जा रही है वो किसकी की जा रही है गति की, ठीक है। तो देखो गति जो होती है वो इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होता क्या है ये 60 है, आर्मेचर जो है यहाँ पे समानांतर पथों की जो संख्या है, चालकों की जो संख्या है, पोलों की संख्या है,
ये क्या होती है, स्थिर होती है, मतलब इन्हें एक स्थिरांक मान लिया जाता है। और स्थिरांक मानते हुए यहाँ पे ये स्थिरांक है, इसको हमने काट दिया, ये जेड स्थिरांक है, इसको काट दिया, पी स्थिरांक है, इसको भी काट दिया। तो अब जो फाइनली अपने पास आया वो आ गया कि एन बराबर अपन कह सकते हैं बैक ईएमएफ, कौन सा ईएमएफ, बैक ईएमएफ बट्टा फ्लक्स, बट्टा फ्लक्स। तो समझ में आया आपके कि घूर्णन गति फ्लक्स के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, और बैक ईएमएफ के क्या होगी, समानुपाती, जैसा कि हमने देखा था। अब फ्लक्स के ये व्युत्क्रमानुपाती कैसे होगी, फ्लक्स ज्यादा जनरेट होगा तो रेखाएं ज्यादा निकलेगी, और रेखाएं जब ज्यादा निकलेगी, भाई रेखाएं जब ज्यादा निकलेगी तो उसको काटना थोड़ा मुश्किल होगा, उसके अंदर घूमना थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसे सपोज करो, इमेजिंग करनी है, रेखाएं कोई ऐसा नहीं है कि कोई तार बंधे हुए होते हैं, नहीं, केवल वो जो दिखती नहीं है, एक अदृश्य किरणें होती है, ठीक है, अदृश्य रेखाएं होती है, लेकिन बाधा तो वो भी पहुंचाती है, ऐसी बात नहीं है। घूर्णन गति में बाधा जरूर पहुंचाएगी, जब विद्युत जनरेट कर रही है तो कुछ न कुछ भाई बल तो है उनमें, ऐसी तो बात ही नहीं है, ठीक है, तो वो भी बाधा पहुंचाएगी। तो जब भी आपसे घूर्णन गति की अगर बात की जाए, पूछ लिया जाए, तो बस सिंपली आपको क्या कर देना है कि बैक ईएमएफ बट्टा फ्लक्स। अब आपको फ्लक्स का मान दे देगा, बैक ईएमएफ का मान दे देगा, और उस तरीके से आपको क्या निकाल देना है, घूर्णन गति। अब इसमें बताओ क्वेश्चन करवाने की कहां जरूरत आ रही है, आप आराम से कर लेना क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा इतना बड़ा, 5 मिनट तो लिखने में लगेंगे, फिर उसको सोल्व करने में लगेंगे, तो वीडियो कितना लंबा जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा ना, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा। बाद में जैसे ही अपने को टाइम बचा, जैसे टाइम मिलेगा, टाइम बचेगा, तो फिर मैं क्वेश्चन भी इसके करवा दूंगा, स्पेशली क्वेश्चन के ही वीडियो बनाऊंगा हर पार्ट के, ठीक है। तो चलिए, ये हो गई आपकी गति। अब देखो भाई, ये जो डीसी मोटरी होते हैं, इनकी दिशा बदलने की भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, मतलब दिशा बदली जाती है। जैसे कि कोई दक्षिणावर्त घूम रही है तो उसको वामावर्त भी अपन घुमा सकते हैं, तो कैसे कैसे घुमा सकते हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं बता देता हूं, दिशा परिवर्तन, ठीक है, यानी कि गति को दिशा परिवर्तन की बात कर रहा हूं मैं, दिशा परिवर्तन की, ठीक है, दिशा बदलना, बदलना। चलिए भाई, दिशा बदलने की बात कर रहे हैं, देखो सुन, अगर डीसी मोटरों की आपको दिशा बदलनी है, किसकी, डीसी मोटरों की दिशा बदलनी है, तो आपको करना क्या है, ये जो कार्बन बुर्शे लगी हुई है ना, ये कार्बन बुर्शे, ये इनपुट के साथ जुड़ी हुई होती है, किसके साथ जुड़ी होती है, इनपुट के। देखिए डीसी जनरेटर में ये आउटपुट के साथ जुड़ी होती है, यहाँ पे इनपुट के साथ जुड़ी होती है, मतलब कार्बन बुर्शों से क्या किया जाता है, इस आर्मेचर को करंट दिया जाता है, ठीक है, आर्मेचर में डीसी दी जाती है। तो ये जो कार्बन बुर्शे हैं, इनकी स्थिति को क्या कर देना पड़ता है, बदल देना पड़ता है। मतलब ये वाली जो बुश है ना, ये जो ब्रुश है, इसको इधर रख दो और इस वाले को इधर रख दो, तो इसकी क्या हो जाएगी, गति परिवर्तित हो जाएगी, मतलब गति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। बात समझ में आ गई। तो एक तो कार्बन बुर्सों की स्थिति अपन बदल कर सकते हैं, ठीक है। एक क्या कर सकते हैं कि फील्ड वाइंडिंग जो है ना, ये फील्ड वाइंडिंग, इसके सिरों को बदल देंगे। किसको बदल देंगे, सिरे जो होते हैं ना, फील्ड वाइंडिंग में सिरे होंगे, भाई सिरे तो निकले हुए होंगे, वाइंडिंग कहां से आ गई, तो जो सिरे होते हैं उनको आपस में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। या फिर एक काम यह कर सकते हो आप, ये जो आर्मेचर है ना, आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है, उनके सिरे को क्या कर दो, बदल दो। क्या बदल जाएगी, दिशा बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी, दिशा बदल जाएगी। तो दिशा परिवर्तन करने के लिए मैंने क्या कहा, एक तो कार्बन बुर्सों की स्थिति, कार्बन ब्रुश को अपन क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, ठीक है। दूसरी जो अपन ने बात की वो की कि फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, वाइंडिंग के सिरे को बदल दो। भाई फील्ड वाइंडिंग के किसको बदल दो, सिरे को बदल दो, ठीक है। तीसरी बात है कि आप आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे को भी बदल सकते हो। कौन से चर का, आर्मेचर, ठीक है। तो आर्मेचर वाइंडिंग, वाइंडिंग के सिरे को आप क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो ये है गति बदलना, बस ये 3 कारण है, इनसे आप गति को बदल सकते हैं। एक एक चीज पढ़ते जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो था, ये हो गई अपने जो डीसी जनरेटर है, इनकी मुख्य चीजें। अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डीसी जनरेटर कितने प्रकार। देखो इनको पढ़ने से क्या होगा, अब आगे बार बार नहीं बताना पड़ेगा, मैं बार बार नहीं लिखवाऊंगा। सीरीज मोटर में लिखो दिशा परिवर्तन कैसे की जाती है, कार्बन बुर्सों से, अरे बार बार क्यों, सभी में इसी से की जाएगी, वो संट हो, सीरीज हो, कंपाउंड हो, कम्युलेटिव कंपाउंड हो, डिफरेंशियल कंपाउंड हो, कोई सा भी हो, बस आपको यही काम करना है। तो ये जो मेन चीजें, यानी कि जो सब में कंपलसरी थी, यानी कि जो सब में कॉमन थी, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब जो, हाँ तो फ्रेंड्स, ये जो दिशा बदलने वाला जो सिस्टम था, ये भी अपन ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, अब जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनके वर्गीकरणों के बारे में।
लेकिन फ्रेंड्स वीडियो लंबा जाने के कारण इस वीडियो को अपन यहीं पे विराम देते हैं, बाकी अपन जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने टॉप्स स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच माय वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, टॉप्स स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो अपन बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं डीसी मोटर से। और डीसी मोटर के मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो उन वीडियो को आप देखने के लिए यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आप प्लेलिस्ट खुलेगी, प्लेलिस्ट से जाके आप सभी वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं अपन आज डीसी मोटर की। डीसी मोटर में हमने क्या क्या देख लिया था, हमने जो देखा था इनके पार्टों के बारे में, यानी कि कौन सा इसका पार्ट जो होता है, बॉडी क्या होती है, आर्मेचर क्या होता है, और यहाँ पे कार्बन जो बुरसे होती है वो क्या होता है, इन सभी के बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ लिया था। इसके बाद में जो अपन ने देखा था वो देखा था बैक ईएमएफ के बारे में, ठीक है। बैक ईएमएफ देख लिया था, टार्क देख लिया था, ये सारी चीजें अपन ने अच्छे से कवर अप कर ली थी। आज जो अपन बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं इनके वर्गीकरण पे, यानी कि डीसी जो जनरेटर है भाई ये कितने भागों में इसको बांटा गया है, कौन कौन सी डीसी मोटर है। देखिए, डीसी जनरेटर और डीसी जो मोटर होती है दोनों क्या होती है, ये समान होती है, मतलब इनकी जो कार्य प्रणाली होती है एक समान होती है। बस केवल पार्ट भी इनके क्या होते हैं, समान ही होते हैं। बस केवल यहाँ पे सिस्टम क्या होता है कि डीसी जो मोटर होती है ये भाई विद्युत धारा लेती है और बदले में क्या दे देती है, यांत्रिक दे देती है। जबकि डीसी जनरेटर उल्टा काम करता है, मतलब वो यांत्रिक लेता है और क्या दे देता है, विद्युत दे देता है, ठीक है। तो भाई दोनों का ये विपरीत कार्य हो जाता है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके वर्गीकरण की। देखिए, यहाँ पे जो डीसी मोटरें होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। अब भाई 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो 3 जो प्रकार होते हैं उनमें देखिए एक तो होती है सीरीज। कौन सी होती है, सीरीज। मैं ये वाला जो पार्ट था ना, ये जो बात थी वर्गीकरण की, वो पिछले वाले वीडियो में ही बात करना चाह रहा था, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया था पिछला वाला, इस वजह से इस वीडियो में आपको ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखो भाई, एक होती है सीरीज। कौन सी मोटर होती है, सीरीज। दूसरी जो होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, संट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संट कहते हैं। और एक जो होती है उसे कहते हैं अपन कंपाउंड। कौन सी, कंपाउंड मोटर। अब भाई कंपाउंड जो मोटर थे इसके भी 2 भाग होते हैं, 2 भाग होंगे कंपाउंड के, ठीक है। एक डिफरेंशियल होगा और एक कम्युलेटिव होगा, लेकिन उनकी अपन बाद में बात करेंगे। सबसे पहले सिस्टम टू सिस्टम अपन चलते हैं सीरीज मोटर पे, और सबसे पहले अपन सीरीज मोटर ही देखेंगे। देखिए, सीरीज जो मोटर होती है, कौन सी मोटर होती है, सीरीज जो मोटर होती है, इसमें होता क्या है कि सीरीज मोटर एक ऐसी मोटर है जिसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है ना, फील्ड वाइंडिंग, भाई इन सभी के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब ज्यादा रगड़ूंगा तो भी ज्यादा मजा नहीं आएगा। वो कहते हैं ना कि जिस चीज को ज्यादा रगड़ते जाते हैं ना, मजा ही कम होता जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे। देखिए, सीरीज मोटर की बात चल रही है, तो सीरीज मोटर कुछ इस तरीके से होती है। कहने का मतलब, यहाँ पे जैसे मैंने ये मोटर लगा दी, ये मैंने क्या लगा दी भाई, ये मैंने मोटर लगा दी। आप इसे मोटर का आर्मेचर कह सकते हो, ठीक है। ये मोटर लगा दी, ये मैंने क्या लगा दी, यहाँ पे कार्बन ब्रुश लगा दी। क्या लगा दी भाई, कार्बन ब्रुश लगा दी। और देखो, मैंने इधर से इसको कुछ इस तरीके से जोड़ दिया, ये जोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जोड़ते हुए यहाँ पे कार्बन ब्रुश हो गई, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूं, मैं यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग लगा देता हूं। कौन सी वाइंडिंग लगा देता हूं, फील्ड वाइंडिंग। अब देखो भाई, जो ये फील्ड वाइंडिंग रहेगी ना, ये थोड़ी सी मोटी रहेगी। क्या रहेगी, मोटी रहेगी। और जो इसकी लपेटे होगी वो कम होगी। क्या होगी भाई, लपेटे कम। अच्छा, चलो मैं ट्रिक के जरिए आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको याद करना है। देखो भाई, जो मोटी रहेगी ना, जो मोटी रहेगी वो कम ही लपेटेगी। क्या, कम ही लपेटेगी। कहीं भी देख लो, मोटी कम ही लपेट पाएगी, ठीक है। पतली जो होगी ना, अच्छे से लपेट लेगी। बात समझ में आ रही है ना, बस समझदार को इशारा काफी है, ठीक है। हाँ, तो देखो भाई, ये हो गई यहाँ पे कौन सी, सीरीज मोटर। चलिए आगे अपन बात करते हैं। तो आगे ये अपन ने क्या बना दिया, ये सीरीज फील्ड बना दिया। कौन सा फील्ड बना दिया, सीरीज फील्ड बना दिया। कौन सा भाई, सीरीज फील्ड, ठीक है। तो ये जो है ये सीरीज फील्ड हो गया आपका, सीरीज फील्ड, सीरीज फील्ड, ठीक है। सीरीज फील्ड हो गया। अब देखो भाई, सीरीज फील्ड हो गया, मैं क्या करता हूं, इसको आगे लोड से संयोजित कर देता हूं। किससे संयोजित कर देता हूं,
लोड से संयोजित कर देता हूं। मतलब मैंने ये क्या जोड़ दिया यहाँ पे, लोड जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया भाई, लोड जोड़ दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे लोड हो गया। चलिए ये लोड क्लियर हो गया आपका। हाँ भाई, तो ये लोड बन गया। अब देखो होता क्या है, मान लो कि मोटर यहाँ पे स्टार्ट हो गई, और आपने क्या किया कि मोटर जैसे ही स्टार्ट हुई तो ये जो यहाँ पे जो वाइंडिंग है ना, वाइंडिंग, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है कि यहां से यहाँ पे वाइंडिंग इसकी क्लोज कर दी जाती है, मतलब खुला परिपथ कर दिया जाता है, ठीक है। अचानक जैसे कि वाइंडिंग कट जाए, कुछ भी हो जाए, तो होगा क्या, होगा ये भाई, ये जो लोड हो रहा था ना, अब क्या होगा, ये खुला परिपथ बन गया। अब खुला परिपथ बन गया तो इसमें धारा का जो मान रहेगा वो शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध का मान क्या हो गया, अनंत हो गया, तो धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखो सीरीज मोटर में एक चीज तो हमने पढ़ी कि इसमें लपेटें क्या होनी चाहिए, कम होनी, ये मोस्ट बनता है, लपेट कम होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, ये मोटी होनी चाहिए। तो मैं एक एक चीज को नोट करते चलता हूं और एक एक चीज को लिखते जाता हूं, ठीक है। ये लो जी भाई, ये एक एक चीज, ठीक है। तो एक तो क्या होनी चाहिए, जो फील्ड वाइंडिंग है, बोलो कौन सी वाइंडिंग, फील्ड जो वाइंडिंग है, ठीक है, इसे एफ से दर्शाते हैं, ठीक है। तो फील्ड जो वाइंडिंग है वो क्या होनी चाहिए, मोटे तार की होनी चाहिए, मोटे तार की, तार वह कम लपेट वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कम लपेट तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, जो मोटे होते हैं ना कम लपेट पाते हैं। चलिए, हाँ, अरे मैं बात कर रहा हूँ, बात को समझो। लपेटने का मतलब जैसे कि कोई कम्बल है, ठीक है, तो भाई पतला सा होगा तो वो तो आराम से पूरे कम्बल में लिपट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और मोटा वाला जो रहेगा ना, वो तो कम ही लपेट पाएगा, पूरा आएगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है, सोच बदलो। हाँ, सोच अगर आप बदलोगे, सब कुछ पॉजिटिव सोचो, हमेशा मतलब नकारात्मक सोचने की ना सोचो, वहां की सोच लेते हो, ठीक है, वो वाला सिस्टम नहीं। देखो, तो ये हो गया आपका फील्ड, यानी कि मोटे तार व कम लपेट होगा। अच्छा भाई, दूसरी अगर बात करें तो होता क्या है कि इसमें अगर मैंने यहां से खोल दिया तो फिर ये ओपन सर्किट हो जाता है। मतलब कि इस वाली मोटर को हमेशा लोड के साथ चलाया जाता है। किसके साथ चलाया जाता है, लोड के साथ, ठीक है। तो लोड के साथ ही प्रचालन किया जाता है, मतलब लोड के साथ चलाया जाता है, ठीक है, लोड के साथ चलाया जाता है। बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, ठीक है, ये चीजें आप बस केवल नोट करते जाइए, आराम से हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात भाई, आपके मतलब जो एवरेज में काफी अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, ठीक है, जैसे कि मोटर है, डीसी मोटर है, डीसी जनरेटर है, एसी मोटर है, अल्टरनेटर है, ठीक है, तो अल्टरनेटर है, इन सभी के बारे में आप अच्छे से पढ़ लो। ट्रांसफार्मर है, तो जैसे कि ट्रांसफार्मर हो ही गया, डीसी जनरेटर हो ही गया, डीसी मोटर चल रही है, ये भी हो ही जाएगी। तो 5 तारीख तक आपका कंप्लीटली जो इलेक्ट्रिशियन वाला कोर्स है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स चालू करेंगे अपन, तो इलेक्ट्रॉनिक्स यही आपकी करवा दूंगा मैं, ज्यादा टेंशन मत लो, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक दिन के 5-6 वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लोड के साथ क्या किया जाता है, इसको चलाया जाता है, कौन सी मोटर को, सीरीज मोटर को। दूसरी बात, इसका जो सॉरी तीसरी बात हो गई, दो तो हो गई ना, तीसरी जो बात है वो ये है कि भाई देखो, जो ये सीरीज मोटर होती है, कौन सी मोटर होती है, सीरीज, इसमें होता है क्या है कि शुरुआती टार्क होता है ना, टार्क का मतलब मैंने बताया था पिछले वीडियो में, यानी कि घुमाने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे टार्क कहा जाता है। तो जो शुरुआती टार्क होता है ना, वो रनिंग की अपेक्षा 5 गुना होता है। कितना गुना, 5 गुना, बहुत ज्यादा है टार्क, ठीक है। तो इसका जो शुरुआती टार्क है, टार्क, बात को समझो, शुरुआती जो टार्क होता है वो रनिंग की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, रनिंग की अपेक्षा, चलिए लिख ही देते हैं, रनिंग की अपेक्षा 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 कितना गुना होता है भाई, 5 गुना होता है। याद रखना, 5 गुना, ठीक है। 5 गुना किसका होता है, सीरीज मोटर का। कौन सी मोटर का, सीरीज मोटर का, ठीक है। यहीं पे संट की बात की जाएगी तो उसमें 1.5 गुना होता है। तो 5 गुना टॉर्क बहुत ज्यादा है, 5 गुना बल बहुत ही ज्यादा है, समझ रहे हो ना बात को। तो जहां पे झटके वाला काम होता है ना, झटके, झटके का मतलब समझते हो, झटके का मतलब जैसे कि कभी लिफ्ट में बैठे होंगे, जिसे एलिवेटर कहा जाता है,
तो लिफ्ट में अपन बैठते हैं ना, तो उसमें जब शुरुआत में लिफ्ट उठती है तो एक झटके के साथ उठती है। ट्रेन है तो अचानक एक झटका सा लगता है, ठीक है। तो उनमें कौन सी मोटर प्रयोग में ली जाती है? सीरीज मोटर ही प्रयोग में ली जाती है। करेने हैं, ठीक है। तो उन सभी में झटके का जो कार्य होता है अचानक एक साथ उठाना, ठीक है, तो वो जो कार्य करता है वो कौन करता है? सीरीज करता है, सीरीज मोटर करती है, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है? 5 गुना होता है। दूसरी यहां पे अगर बात करें नेक्स्ट अपन चौथी बात, तो भाई चौथी बात मैं ये कहूंगा कि ये जो मोटर होती है, ये जो मोटर होती है, ठीक है, कौन सी मोटर? सीरीज जो मोटर होती है, इसमें होता क्या है कि देखो, एक तो अपन ने बात कर ली कि शुरुआती इसका जो टार्क होता है वो रनिंग की अपेक्षा कितना गुना होता है? कितना गुना होता है भाई? 5 गुना होता है। और देखो इसमें जो ये लोड करंट है, आर्मेचर करंट है और फील्ड करंट है, इन तीनों का मान ही क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है भाई? बराबर होता है, ठीक है। तो तीनों का मान बराबर होगा, यहाँ पे तीनों का मान बराबर होगा। कहने का मतलब आप कह सकते हो कि आर्मेचर करंट बराबर लोड करंट, कौन सा करंट? लोड करंट बराबर बराबर यहां पे आप कह सकते हो कि सीरीज फील्ड जो करंट है ना वो बराबर होता है, ठीक है। तो आप उसको सीरीज फील्ड करंट, ठीक है। तो ये तीनों जो होते हैं ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसमें? सीरीज वाले में। बात समझ में ये भी आ गई होगी कि ये तीनों क्या होंगे भाई? बराबर होंगे। देखो आराम से पढ़ा रहा हूं और आराम से ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। हाँ, आराम आराम से है ना, मजे से पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं मजे मजे में पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक है, मजे मजे में सब कुछ अच्छा हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो बस मजे मजे में पढ़ते जाओ, आराम आराम से पढ़ते जाओ। चलिए, तो ये हो गया अपना कि सीरीज का जो सीरीज होता है इसमें आर्मेचर धारा, लोड धारा और सीरीज धारा, तीनों ही धारा क्या होती है भाई? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए मोटर चल रही है और मोटर चलते समय ये सर्किट ओपन हो जाए, क्या हो जाए? ओपन मतलब खुला परिपथ बन जाए। तो ओपन हो जाएगा तो मोटर क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। रुकना तो है ही है भाई, सीधे ही क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे यार ये बात क्यों बता रहे हो, रुक जाएगी तो सभी रुकेगी, जब विद्युत ही नहीं जाएगी तो रुकेगी। अरे भाई हाँ, रुकेगी तो सब, लेकिन जो संट मोटर होती है ना, संट मोटर, उसमें थोड़ा कड़ेस है। क्या कड़ेस है? कि वो जो मोटर होती है जब उसकी ओपन हो जाती है ना, तो एक बार तो उसकी गति बढ़ती है, तेज हो जाती है गति, लेकिन फिर बाद में वो रुक जाती है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है, कि ओपन हो जाए तो क्या होगा? गति बढ़ेगी, गति घटेगी। तो सीरीज की तो आपको सीधी गति को घटाना ही है, गति घटेगी। ओपन होते क्या हो जाएगी? गति घट जाएगी। तो यहां पे मैं 5 नंबर में कह देता हूं कि अब मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं, ठीक है। हाँ, ये बीच में अवरोध डाल रहा है, मतलब प्रतिरोध बन गया। ये इधर कर देते हैं ना, येलो ये बन गए, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा था अभी? मैं कह रहा था कि इसमें जब आप ओपन सर्किट कर दोगे तो मोटर की गति क्या हो जाएगी? कम, ठीक है। तो खुले परिपथ में, हाँ खुला परिपथ, परिपथ अगर आप कर देते हो, खुले परिपथ में गति धीमी होकर, धीमी होकर होकर क्या हो जाएगी भाई? मोटर रुक जाएगी। कौन रुक जाएगी? मोटर रुक जाएगी, मोटर रुक जाएगी, ठीक है। बात को समझ लेना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ, साथ ही साथ जो आपके पास एक काफी है ना उसमें आप अच्छे से लिख लिया करो, ताकि बस आपको थोड़ा सा देखना ही पड़े। जब एग्जाम हो ना, एक दिन में सारा रिपीट कर जाओगे पूरा का पूरा, आपको देखना ही तो है। हाँ आता है, सीरीज आता है, चल छोड़ आता है, ठीक है। तो ऐसे आप लगातार बने रहिएगा, ठीक है। तो ये देखिए अपन ने देख लिया कि सीरीज में मोटे तार होते हैं, लोड के साथ इसे चलाया जाता है। शुरुआती टार्क रनिंग की अपेक्षा कितना गुना होता है? 5 गुना होता है। और धारा, आर्मेचर धारा, लोड धारा और सीरीज धारा, तीनों क्या होती है? बराबर होती है। और खुला परिपथ होने पर गति क्या हो जाएगी इसकी? धीमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? धीमी हो जाएगी। और धीमी होकर मोटर क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। अब देखो इसके अपन जो उपयोग लिए जाते हैं ना, कार्य, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उपयोग कहां पे होता है इसका। तो सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूं उपयोग। क्या लिख देता हूं भाई? उपयोग लिख देता हूं। तो देखिए मैंने बताया था कि ट्रैक्शन कार्य, ट्रैक्शन यानी कि खिंचाव वाले जो भी कार्य होते हैं ना, क्योंकि ये झटके के साथ उठाती है, वो उन सभी जगह पे कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? सीरीज मोटर। एक तो ट्रैक्शन में,
दूसरी अगर बात करें तो क्रेन है, क्या है भाई, क्रेन है। तो क्रेन में भी किसका प्रयोग किया जाता है, क्रेन में भी किसका प्रयोग किया जाएगा भाई, क्रेन के अंदर भी सीरीज मोटर का, ठीक है। तो उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रैक्शन, ट्रैक्शन, ठीक है, ट्रैक्शन हो गया। दूसरा जो हो गया आपका वो हो गई क्रेन हो गई, क्या हो गई भाई, क्रेन हो गई, ठीक है। और जैसे कि आपने वो है कई साधन देखे होंगे, काफी सेल्फ स्टार्ट साधन होते हैं, सभी सेल्फ स्टार्ट, जैसे कि मोटरसाइकिल है वो सेल्फ नहीं होती, तो सेल्फ स्टार्ट करने में जो मदद करती है ना, वो कौन करती है, सीरीज मोटर। मतलब वाहनों के, कोई भी साधन है, वाहन है, वाहनों के स्टार्ट करने में कौन सी मोटर प्रयोग में ली जाती है, सीरीज। क्योंकि स्टार्ट में भी अधिकता बल लगाया जाता है, और बल में बल लगाने के लिए तो सीरीज है ही, क्योंकि इसका शुरुआती टार्क कितना गुना होता है, 5 गुना, इसलिए ये आसानी से बल लगा देती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये किसमें प्रयोग में की जाती है, वाहनों को स्टार्ट करने में, स्टार्ट ठीक है, करने में, स्टार्ट करने में प्रयोग में की जाती है, ठीक है। हाँ, और जैसे कि चौथा है कि भारी निर्माण की जो मशीनें होती है ना, किसकी भाई, भारी निर्माण की मशीनों में प्रयोग किया जाता है, कि मशीनों में किसका प्रयोग किया जाता है भाई, सीरीज मोटर का, ठीक है। और जैसे कि 5वें नंबर की अगर बात करें तो वो है होएस्ट, क्या है भाई, होएस्ट। तो ये थे सीरीज मोटर के उपयोग, जिनका उपयोग इसमें किया जाता है सीरीज में, झटके के साथ उठाना, ठीक है। यहां पे देखिए, अगर आपके पास जैसे कि ट्रेन आ जाए, ठीक है, रेलगाड़ी जिसकी अगर बात की जाए, तो वो भी आपका आंसर हो सकता है। लेकिन एक कारण है उसमें, देखिए कारण होता क्या है, कि जो ट्रेन होती है ना, इसमें कंपाउंड मोटर का भी प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसको क्या होता है कि शुरुआत में टार्क देने के लिए तो सीरीज मोटर काम में ले लेते हैं, और बाद में रनिंग कंडीशन में शंट मोटर काम में ले लेते हैं। लेकिन आपको ये मुख्यतः ध्यान रखना है, ठीक है, ये तो है ही है, ठीक है, तो इनका आपको मुख्यतः ध्यान रखना है। चलो अब जो हम बात करेंगे, ये तो आपकी बात किसकी हो गई भाई, सीरीज की बात हो गई, ठीक है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं अपन संट पे, किस पे करने वाले हैं भाई, संट पे अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए, चलिए इसको मैं साफ कर देता हूं, और संट मोटर के बारे में आपको बताता हूं कि संट मोटर क्या है। हाँ, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, ऐसा है टाइम लग जाए, लेकिन जो पढ़े बस वो पूरा का पूरा हमें क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, टाइम मानता हूं, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम कोई अपना खराब तो हो नहीं रहा, अपन तो अच्छे से समझ रहे हैं। अगर आप देखो अच्छे से समझते हो तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, लॉन्ग टाइम आपको याद रहेगा। मैं फटाफट से भी पढ़ा सकता हूँ, ऐसे 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 बस लिखवा दूंगा, वो तो आप काम किताबों से भी कर सकते हो, किताबों में मिल जाएगा, वहां से आप फटाफट पढ़ लेना, कहाँ दिक्कत आएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। काफी स्टूडेंटों को मानता हूँ ये बीच में जैसे कि मैं थोड़ा बहुत भी बोलता हूँ तो शायद वो ऐसा लगता हो, गलत लगता हो, लेकिन भाई होता ये है कि देखो, एक तो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, तो वहां पे तो बहुत ज्यादा बातें होती है, ठीक है। तो ऑफलाइन में कुछ सिस्टम ऐसा ही होता है, तो थोड़ी आदत वैसी है। अभी ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन होती है तो कुछ अलग ही बात होती है, ठीक है। इसलिए तो चालू करते हैं अपन, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी भाई ऑफलाइन, यहाँ पे अगर ऑफलाइन में होता तो कोर्स आपका बहुत टाइम में कंप्लीट होता, ये कुछ भी नहीं है। देखो अभी कितने से टाइम में आपका कोर्स खत्म होगा, यहाँ पे जो आपको 15 मिनट में मैटर मिल रहा है ना, ऑफलाइन में पूरे दिन में वो मैटर मिलता है, पूरे दिन में, क्योंकि वहां लिखवाना होता है, वो टाइम बचत, बहुत टाइम बच रहा आपका, टेंशन ना लो आप, ठीक है। आप बस पढ़ते जाओ, 2 बार पढ़ लो, 1-2 बार, अरे पहली बात तो 1 बार पढ़ने में ही क्लियर है, लेकिन फिर भी भाई अगर आपका दिल करे तो दोबारा से पढ़ लेना एक बार, मजा फिर तो अलग ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम संट मोटर की। तो जो संट मोटर होती है, कौन सी मोटर होती है, संट। ये जो संट मोटर होती है ना भाई, सीरीज का उल्टा काम करेगी। कहने का मतलब ऐसा उल्टा काम नहीं करेगी कि सीरीज मोटर की घूर्णन गति इधर है तो इधर घुमा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। घूर्णन गति के बारे में तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था कैसे बदला जाता है, कार्बन पुरुषों को बदल दो, या फिर सीरीज फील्ड वाइंडिंग को सिरे को बदल दो, ठीक है, या आर्मेचर की वाइंडिंग जो उसके सिरे बदल दो, तीनों ही कामों से क्या हो जाएगी, गति बदल जाएगी, ठीक है। बात अपन कर रहे हैं ये जो संट
मोटर है इसकी बात कर रहे हैं, तो शंट मोटर जो है ये होती क्या है, देखो यहां पे जैसे मैंने वही क्या, मैं थोड़ा साइड में बना देता हूं ताकि बोर्ड अपने लिए अच्छा बच जाए, उधर ज्यादा बच जाए। तो देखो भाई, ये मैंने इस जगह पे मोटर बना दी, क्या बना दी भाई, मोटर, क्या बना दी, मोटर बना दी। अब ये मोटर तैयार आपकी हो गई, ठीक है, मोटर तैयार हो गई, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसमें संट फील्ड वाइंडिंग कर दी। कौन सी फील्ड वाइंडिंग, संट, अच्छी वाइंडिंग नहीं हुई ना, चलो अच्छी कर लेता हूं, ठीक है। हाँ लो भाई, ये लो, ये लो, ये लो, और भी लो, हाँ चलो अब हो गई भाई, ठीक है, जैसी भी हुई हो गई। अब आप कहोगे यार ये सीरीज में तो बहुत कम थी, यहां पे इतनी ज्यादा कैसे आ गई, तो आपने ठीक सोचा, ज्यादा आ गई। ये क्या कर दिया अपन ने, संट फील्ड, और यहां मैं इसको लोड से संयोजित कर देता हूं। किससे संयोजित कर देता हूं भाई, लोड से। चलिए, ये लोड से अपन ने क्या कर दिया, इसको संयोजित कर दिया। अब देखो यहां पे मोटर है, यहां पे कार्बन बुरसे लगी हुई होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये कार्बन बुरसे हो गई, जो कि क्या करती है, इनपुट लेती है, ठीक है, जनरेटर में ये आउटपुट का काम करती है और यहाँ पे इनपुट का कार्य कर रही है। तो मोटर चला दी अपन ने, क्या चला दी, मोटर, लोड से संयोजित भी है। तो मोटर अगर चलाएंगे तो होगा क्या कि इसमें से जो धारा जो मतलब मोटर चलाई, लोड से संयोजित कर दिया, तो धारा जो रहेगी ना, धारा वो क्या करेगी, लोड वाइंडिंग जो है ना इसकी तरफ ज्यादा बहेगी, क्योंकि लोड का मान इधर है, तो धारा पूरी इधर आ जाएगी। अब ये जो संट फील्ड है, कौन सा फील्ड है ये भाई, संट फील्ड है, ठीक है, संट फील्ड, तो इधर क्या करेगी, धारा जाएगी नहीं, इधर धारा नहीं जाएगी, ठीक है, तो जाएगी लेकिन बहुत ही कम मात्रा में जाएगी, और इधर नहीं जाएगी, तो ये क्या होगा कि पूर्णतः उत्तेजित नहीं हो पाएगा। कौन, संट फील्ड, संट जो फील्ड है ना ये पूर्णतः उत्तेजित नहीं हो पाएगा, और फिर ये क्या करेगी, मोटर अच्छी दक्षता पर कार्य नहीं करेगी, अच्छी दक्षता पे कार्य ये नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है कि यहां से इसके लोड को हटा दिया जाता है, जरूरी नहीं यहां से, कहीं से भी हटा दो, ठीक है, ओपन कर दो, बस लोड को हटा दो। अब लोड को हटा दिया तो भाई परिपथ तो ये वाला तो कंप्लीट हो रहा है ना, लोड ही तो हटा है, तो ये परिपथ क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो कंप्लीट हो रहा है तो हो रहा क्या है कि यहां से धारा जा रही है, और किस में जा रही है, संट फील्ड में जा रही है, फील्ड में जाएगी तो फील्ड क्या होगा, उत्तेजित होगा, उत्तेजित होगा तो क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा तो पोलों में चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, मतलब पोल चुंबकत्व के गुण प्राप्त कर लेंगे, और पोल चुंबकत्व के गुण प्राप्त कर लेंगे तो वो किसको घुमाने लग जाएंगे, रोटर को, यानी कि चुंबकीय खिंचाव बल के आधार पर वो क्या करने लग जाएंगे, रोटर को घुमाने लग जाएंगे। कहीं तुम यहाँ भी विद्युत पैदा मत करवा देना, ठीक है, यहाँ पे रोटर को घुमाएंगे, विद्युत पैदा होती है, यहाँ पे भी होती है, क्योंकि चालक घूम रहा है ना चुंबकीय क्षेत्र में, पैदा तो होती है, लेकिन उसे बैक ईएमएफ कहते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो फिर क्या किया जाता है, ये पूर्णतः जब उत्तेजित हो जाती है और पूर्णतः मोटर चलने लग जाती है, तो फिर इसको क्या कर दिया जाता है, लोड से वापस संयोजित कर दिया जाता है, ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बटन होता है, ठीक है, ये बटन हमने बना दिया, चलिए ये बटन बन गया, तो ये बटन होता है, ये आपके समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, पहली बात हमने की लोड से संयोजित होना चाहिए, लोड से क्या होना चाहिए भाई, जुड़ा हुआ होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है भाई, होना चाहिए, चलिए चाहिए, हाँ। दूसरी बात कि देखो यहाँ पे वाइंडिंग जो की मैंने फील्ड की, उसकी लपेटों की संख्या क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है। अब ज्यादा कौन लपेटेगा, जब मोटी कम लपेट रही थी तो ज्यादा कौन लपेटेगा, पतली लपेटेगी ना, तो बस यहाँ पे बात वही हो गई, यानी कि लपेटे जो होती है वो तो क्या होगी, अधिक होगी, मतलब टर्न अधिक होंगे, क्या होंगे भाई, टर्न तो अधिक, अधिक लपेटे या फिर टर्न आप कह सकते हो, अधिक होगी, और ये जो वाइंडिंग होगी वो क्या होगी भाई, पतली होगी, क्या होगी, पतली होगी, बात को समझना, पतली होगी, किसमें ये फील्ड की बात की जा रही है, फील्ड वाइंडिंग की बात की जा रही है, ठीक है। तो दो चीज ये भी अपने कंप्लीट हो गए, ठीक है।
अब देखो भाई आगे अगर बात करें तो होता क्या है कि ये वाली जो मोटर है ना, ये स्थिर गति पर कार्य करने वाली होती है। कहने का मतलब इसकी गति परिवर्तन थोड़ी बहुत जरूर हो सकती है, ज्यादा इसकी गति परिवर्तन नहीं होती। तो तीसरी जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि इसकी गति परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन, गति परिवर्तन, यानी कि नियत गति पर कार्य करती है। नियत गति पर क्या करती है, ये कार्य करती है। ठीक है भाई, नियत गति पर ये क्या करती है, कार्य करती है। चौथी अगर बात करें, चौथी अगर बात, नियत गति पे कौन करते हैं कार्य, जैसा कि आपने देखा होगा प्रिंटिंग प्रेस वगैरह जो होती है वहां पे नियत गति पर मोटरें चलती है, क्योंकि प्रिंट खराब हो जाएगा अन्यथा अगर नियत गति पे नहीं चलेगी तो। ठीक है, तो इसलिए उनमें नियत गति पर कार्य किया जाता है। ठीक है, जैसे कि जो मशीनें आपने देखी होगी पाइप बनाने वाली मशीन है। ठीक है, जैसे कि आपका आपने कभी ग्राइंडर देखा होगा, जो ग्राइंडर होता है मतलब धार देने के लिए होता है ये ग्राइंडर। ठीक है, तो ग्राइंडर मशीनें जो होती है उनमें किसका प्रयोग किया जाता है, संट का, क्योंकि वो एक रेगुलरली स्पीड लेते हैं। मतलब उनकी जो स्पीड होती है ना वो कंटिन्यू होती है, कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मान लो किसी लोहे के जैसे होते हैं ना, लोहे के गंडा से वगैरह, तो उनको क्या करना है, घिसने के लिए मतलब धार देने के लिए होते हैं। तो धार देते हैं तो उसके लगाते हैं तो मतलब उस पर लोड बढ़ रहा है, तो लोड बढ़ रहा है तो उसकी गति परिवर्तित न हो जाए, मतलब कम न हो जाए, इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई, किसका प्रयोग किया जाता है, संट का। ठीक है, जैसे कि आपने वो ड्रिल मशीन देखी होगी, तो ड्रिल जो मशीन होती है उसमें भी संट मोटर का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो भी क्या करती है, नियत गति पर चल। बस दिमाग से ही सोचो, ऐसे ही याद हो जाएगा कि हाँ यार नियत गति पे क्या करती है, डेफिनेटली याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। दूसरी अगर यहाँ पे बात करें अपन नेक्स्ट है, तो वो ये करेंगे कि इसका जो शुरुआती टार्क होता है, क्या, शुरुआती टार्क, शुरुआती शुरुआती टार्क। ठीक है, तो शुरुआती जो टार्क होता है वो क्या होता है, रनिंग की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, रनिंग की अपेक्षा 1/2 गुना होता है। कहने का मतलब 1.5 गुना होता है। कितना गुना होता है, 1.5 गुना होता है। ठीक है भाई, ये भी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरी अगर यहाँ पे बात करें अगर नेक्स्ट, तो भाई देखो जो ये जो यहाँ पे जो संट मोटर होती है इसमें जो आर्मेचर करंट होता है, कौन सा करंट, आर्मेचर करंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आर्मेचर करंट। आर्मेचर अगर करंट की बात करें तो यहाँ पे जो आर्मेचर करंट होता है वो लोड करंट, कौन सा करंट, लोड करंट प्लस संट करंट, प्लस कौन सा, संट करंट। ठीक है, तो चलिए संट करंट, लोड करंट और संट करंट दोनों के योग के क्या होता है, ये बराबर होता है। क्या होता है भाई, आर्मेचर का करंट। बात समझ में आ गई, आर्मेचर का करंट इन दोनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अपन ने जनरेटर में क्या पढ़ा था, अपन ने जनरेटर में जो पढ़ा था ये थोड़ा विपरीत हो गया, उसके ध्यान रहे इस चीज का, क्योंकि वहां पे अपन ने देखा था कि लोड धारा जो थी ना, लोड धारा, उसका मान आ रहा था आर्मेचर धारा और सीरीज धारा के योग के बराबर, यानी कि आई ए और आई एस एच को अगर योग कर दें तो ये आ रहा था, ये किस में आ रहा था, जनित्र में आ रहा था, जनित्र में आ रहा था ये। ठीक है, लेकिन ये जो आ रहा है ये किस में आ रहा है, मोटर में आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के थोड़ा सा, इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखना है इसका। ठीक है, हाँ आप इसकी अगर चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ ही साथ, क्योंकि यहाँ पे जनरेटर का मैंने लिख रखा था कि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। काफी बार क्या करते हैं कि अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पे देख लेते हैं वही है कोई दिक्कत नहीं है, वही है भाई, सिस्टम अलग अलग है दोनों। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, तो हमने ये बात की। अब देखो भाई ये मैंने संट के बारे में आपको इतना बताया, अब जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इसके उपयोग, कि उपयोग कहां कहां पे किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके उपयोगों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं बताया वो बताया मैंने ग्राइंडर, क्या बताया, ग्राइंडर। चलिए भाई ग्राइंडर हो गया, और दूसरी अगर बात करें तो वो होता है लकड़ी का जो रंगा होता है ना। ठीक है, लकड़ी का रंगा, लकड़ी का रंगा आप इसे बोल सकते हो, तो ये लो जी, ये रंगा हो गया। ठीक है, लकड़ी का रंगा। अच्छा ये लकड़ी का रंगा क्या करता है, ये लकड़ी को छीलने का कार्य करता है। ठीक है, तो लकड़ी को छीलने के मतलब बराबर से रेगुलरली इसकी स्पीड होती है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि मतलब लोड परिवर्तन के साथ भी ये बदलता नहीं है। रंगा होता है, आपने देखा होगा कि जो
लकड़ी को छीलने का कार्य करता है ये, ठीक है। लकड़ी को, तो आपने कभी कारीगर के पास देखा होगा, तो उसमें जो प्रयोग की जाती है वो कौन सी, शंट मोटर प्रयोग में की जाती है, ठीक है। तीसरी अगर बात करें तो वो होती है भाई गोलीय ऑटो। क्या होती है, गोलीय ऑटो होता है। और जैसे कि गोलीय ऑटो हो गया, और यहाँ पे अगर बात की जाए तो जैसे कि मशीन टूल्स होती है, मशीन टूल्स होती है, ठीक है। मशीन क्या होती है भाई, टूल्स होती है, ठीक है। तो ये इनमें किसका उपयोग किया जाता है, शंट मोटर का। आप कह सकते हो एक 5 नंबर पे अगर देखना चाहो तो जैसे कि वो क्या होता है जिसको ड्रिल मशीन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं भाई, ड्रिल मशीन बोलते हैं, ड्रिल मशीन। लेकिन ध्यान रहे, ड्रिल जो मशीन होती है ना, ड्रिल मशीन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें कंपाउंड जनित, कंपाउंड जो मोटर होती है वो भी आ जाती है। क्यों, क्योंकि ड्रिल मशीन में भी अचानक झटके से उसको चालू करना होता है, ठीक है, अचानक होता है वो। आप सोच रहे हो नहीं हो तो कभी कभी धीरे भी घूमने लग जाती है, तो भाई वो तो उस बटन पर आधारित होती है। मतलब बटन को आपने क्या किया, कम किया, धारा का मान उसमें कम अधिक करके उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे अचानक अपन उसका बटन दबाएंगे ना, तो अचानक वो रेगुलरली स्पीड वही ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये किस में प्रयोग किए जाते हैं भाई, शंट में। कौन से में, शंट मोटर में प्रयोग किए जाते हैं। तो भाई दोस्तों आपके सीरीज और ये शंट जो मोटर थी ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज यार लाइक कर दो वीडियो को, है, वीडियो को लाइक कर दो। और दोस्तों टॉप स्टडी ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कर दो, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं डीसी मोटरों के स्टार्टरों से संबंधित। देखिए पिछले वाले जो वीडियो में अपन ने बात की थी वो की थी डीसी मोटरों की। आज जो अपन बात करेंगे वो करेंगे इनके स्टार्टरों के बारे में, कि कितने प्रकार के स्टार्टर होते हैं, कैसे स्टार्टर होते हैं और किस तरीके से कार्य करते हैं, इन सभी को अपन देखते हैं। तो देखिए भाई सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पे मैंने क्या किया कि एक स्टार्टर बनाता हूं। तो स्टार्टर कुछ इस तरीके से मैं बनाऊंगा। ये स्टार्टर जो होता है ना, ये भाई प्रतिरोधों से मिलकर बनता है, मतलब इसमें प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि मैंने ये प्रतिरोध लगा दिया। अब ये प्रतिरोध जो होते हैं इनका मान फिक्स कर देते हैं कि इतने ओहम का ये प्रतिरोध है, ठीक है। जितने ओम का प्रतिरोध होता है वो मान इनमें फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बना दिया, एक प्रतिरोध बना दिया, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से प्रतिरोध बन जाएगा, ठीक है भाई। तो ये प्रतिरोध बन जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे कि हाँ चलिए ये काफी है, ठीक है, प्रतिरोध और काफी बने हुए होते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे है ना इस जगह पे एक स्प्रिंग नुमा ऐसे एक स्प्रिंग लगी हुई होती है इस तरीके से। और इस जगह पे होता क्या है कि ये पॉइंट निकाल दिए, ठीक है, जिनसे क्या गुजरेगी, धारा गुजरेगी इनसे। अब ये पॉइंट निकाल दिया, एक पॉइंट यहां निकाल दिया, ठीक है, एक पॉइंट यहां निकाल दिया और एक पॉइंट यहां निकाल दिया। ये जो पॉइंट लगा हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे। होता क्या है कि यहाँ पे एनवीसी कोयल रखी जाती है। एनवीसी मतलब नो वोल्ट करंट। भाई देखते जाओ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इस जगह पे एक हैंडल कसा जाता है। क्या कसा जाता है भाई, हैंडल, ठीक है। तो ये हैंडल कसा हुआ होता है यहाँ पे, इसको ये जो है ना ये इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे हैंडल कस दिया हमने। क्या कस दिया, हैंडल। अब होता क्या है कि यहाँ पे एनवीसी कोयल होती है, इस जगह पे कौन सी कोयल होती है, एनवीसी कोयल होती है। एनवीसी कोयल में होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे अपन ने धारा से इसको जोड़ दिया, ठीक है, ये धारा से जोड़ दिया। ये अपन ने एक बैटरी ली, ये अपन ने क्या ले ली, बैटरी ले ली, ये बैटरी हो गई। अब धारा से इसको कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं, जैसे कि ये मैंने इधर से लाके, ठीक है, ये यहां पे इसको इस तरीके से धारा से जोड़ दिया, ठीक है। तो होता क्या है कि भाई धारा से जुड़ रहा है। अब देखो ये क्या होगा कि इसमें जब विद्युत धारा जाएगी ना तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र तैयार होगा। चुंबकीय क्षेत्र तैयार होगा तो ये जो एनवीसी कोयल होती है इसमें चुंबकता के गुण आ जाते हैं। तो यहां से जो ये हैंडल है ना, ये हैंडल, ठीक है, इसको क्या किया जाता है कि ऐसे, मतलब अब मोटर चालू कर रहे हैं अपन, ठीक है, मोटर चालू करेंगे तो इसको दबाएंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे अपन, बल लगाएंगे इस पे। तो इस पर अपन जैसे ही बल लगाएंगे
तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए 5 ओम का प्रतिरोध है, ये भी कितने ओम का प्रतिरोध है, 5 ओम का, और ये भी कितने ओम का है, 5 ओम का। तो जैसे हैंडल को पकड़कर अपन उधर दबाएंगे तो ये वाला जो भाग है ना, इधर वाला भाग, ये क्या करेगा, ये यहां से टच होगा फर्स्ट में, तो प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो फिर क्या होगा कि धारा का मान न्यूनतम होगा। अब धारा का मान न्यूनतम होगा तो भाई वाइंडिंग जलने का खतरा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है ना, इसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है, यानी कि एक होता है, जैसा कि मैंने बताया था। तो इसका प्रतिरोध एक होता है, इसलिए होता क्या है कि शुरुआत में मोटरों का स्टार्टिंग टार्क अधिक होता है, इसलिए स्टार्टिंग टार्क अधिक होता है। तो होता क्या है कि अगर अपन डायरेक्ट उसको प्रचालन करें, डायरेक्ट चलाएं मोटर को, तो वाइंडिंग जलने का खतरा हो सकता है। एक तो वाइंडिंग जलने का खतरा हो सकता है, दूसरी बात यहाँ पे ये जो स्टार्टर होते हैं ये ओवरलोड से भी इनकी सुरक्षा करते हैं, मतलब इन युक्तियों की क्या करता है, स्टार्टर सुरक्षा करता है। तो हैंडल पकड़ के अपन ने क्या किया, यहाँ पे किया, तो प्रतिरोध लगे हुए, मतलब 15 ओम का प्रतिरोध हो गया ना, टोटल श्रेणी क्रम में है ये 5 5 5 15 हो गया। फिर क्या करेगा कि मोटर अब चलना शुरू कर दी, ठीक है, चलने लग गई। तो ये क्या करेगा, ये जाके इसके चिपकेगा, अब दखोएंगे आगे, तो यहां से हटा, यहां पे आ गया। अब यहां पे आ गया तो क्या हो गया कि इधर वाला जो प्रतिरोध है ना, ये हट गया, ये 5 ओम हट गया, तो अब कितना ओम बचा, 10 ओम, मतलब मोटर थोड़ी सी गति और ले ली। फिर ये यहां आएगा तो अब कितना ओम बचा, केवल 5 ओम बचा, बाकी क्या हो गया, हट गया। और यहां पे जाते ही पूरे प्रतिरोध क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। और यहां पे जाते ही जब पूरे प्रतिरोध हट गए, तब तक ये एनवीसी जो कोयल होती है, कौन सी कोयल, एनवीसी जो कोयल होती है, ये क्या हो जाती है, ये उत्तेजित हो जाती है, मतलब इसमें चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो जाता है। और हैंडल, अब हैंडल की जो स्थिति आ गई वो इस जगह पे आ जाएगी, और इस जगह पे आ जाएगी तो एनवीसी कोयल क्या कर लेगी, हैंडल को अपनी ओर चिपका लेगी, आकर्षित कर लेगी, ठीक है, आकर्षण करेगी, तो यहाँ पे हैंडल चिपक जाएगा और मोटर क्या करती रहेगी, चलती रहेगी। अब जैसे ही अगर मोटर को बंद, जैसे मान लीजिए बीच में लाइट चली जाए या फिर ओपन सर्किट हो जाए, मतलब खुला परिपथ हो जाए, खुल गया यहां से, तो होगा क्या कि धारा जो है ना, धारा ये क्या कर रही है, इसमें बह रही थी, तो बह रही थी ये धारा, तो धारा जब बह रही थी तब तो चुंबकीय क्षेत्र था, लेकिन अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र कहां से आएगा, जब धारा ही बंद कर दी तो चुंबकीय क्षेत्र तैयार नहीं होगा, और चुंबकीय क्षेत्र तैयार नहीं होगा तो ये स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग ये क्या करेगी, ये हैंडल को वापस खींच लेगी, ठीक है, हैंडल को वापस इधर खींच लेगी और वापस हैंडल की प्रारंभिक स्थिति में ये आ जाएगा। तो जैसे ही वापस लाइट जैसे चालू करते हैं अपन, इसमें धारा का प्रवाह चालू करते हैं, तो वापस ऐसा नहीं होता कि चल जाएगा, नहीं, हमें स्टार्टर को दबाना ही पड़ेगा, स्टार्टर के हैंडल को चालू ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टार्टर काम करता है। अब एक क्या होता है, एक ओएलसी कोयल और होती है, मतलब ओवरलोड करंट, ठीक है, ओएलसी का मतलब ओवरलोड करंट, तो वो ओएलसी यहां पे होती है। अब ओएलसी कोयल कैसे कार्य करती है भाई, यहाँ पे जो ओएलसी कोयल है ना, ये ओएलसी कोयल, या इसके नीचे एक क्या रखा जाता है कि लोहे का एक टुकड़ा रख दिया जाता है, और इसको भी क्या किया जाता है कि यहाँ पे वाइंडिंग हो रही है, क्या हो रही है भाई, वाइंडिंग हो रही है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये वाइंडिंग जैसे कि यहां से आ रही है, ठीक है, ये वाइंडिंग आ रही है, तो वाइंडिंग आ रही है, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे एक स्विच होगा, ओएलसी स्विच अपन इसको कह सकते हैं, ये स्विच होगा। अभी तक ये लोहे का जो टुकड़ा इसके टच हो रहा है, अब क्या करेंगे, धारा इस यहां से ओएलसी कोयल में भी दे देंगे, किस में दे देंगे, ओएलसी कोयल में। तो जब धारा का मान बढ़ जाएगा, मतलब ओवरलोड स्थिति में होगी, ठीक है, तो ओवरलोड स्थिति में होगा तो क्या होगा कि इसमें है ना, धारा का प्रवाह अधिक हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, अधिक ही तैयार हो रहा है। अब अधिक चुंबकीय क्षेत्र तैयार होगा तो भाई ये क्या करेगा, ये लोहे का जो पार्ट है ना, ये लोहे की पत्ती, इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और जैसे ही इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इसका जो संबंध, इस लोहे की पत्ती का संबंध इस धारा से था ना, वो क्या कर जाएगा, हट जाएगा, मतलब टूट जाएगा। जैसे इसका संबंध इससे टूटा धारा से, तो ये कौन सा परिपथ बन जाएगा, खुला परिपथ, यानी कि धारा आगे जा ही नहीं पाएगी। अब धारा आगे नहीं जा पाएगी तो ये क्या हो गया, यानी कि मोटर क्या हो गई, बंद हो गई। तो ये ओवरलोड से अपनी क्या करती है, सुरक्षा करती है, मोटर की सुरक्षा करती है, ठीक है। अब देखो अगर मान लीजिए आप कहें कि धारा कम रहे तो भी मोटर जलने का खतरा होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो, धारा अगर कम रहेगी तो ये पूर्णतः चुंबकीय क्षेत्र तैयार नहीं कर पाएगी और अच्छे से चिपका नहीं पाएगी, यानी कि इसका ये स्प्रिंग होती है ना, इसका मान, यानी कि इसका जो बल होगा ना, वो क्या रह जाएगा, इससे ज्यादा रह जाएगा अगर धारा कम रही तो।
तो ये धारा अगर कम रही तो भी नहीं चलने देगा, ज्यादा रहेगी तो भी नहीं चलने देगा, दोनों स्थितियों में ये क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। ठीक है, तो स्टार्टर की थीम आपके समझ में आ गई होगी कि स्टार्टर किस तरीके से कार्य करता है। अब देखिए स्टार्टरों के बारे में अपन अच्छे से देखते हैं कि कौन कौन से स्टार्टर होते हैं। तो भाई इनको तो याद करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो, अच्छा आपने कभी स्टार्टर देखा होगा, स्टार्टर में कभी एक बटन होता है क्या, एक से ही चला दिया उसी से ही बंद कर दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। नॉर्मली कितने बटन होने चाहिए, दो होने चाहिए, दो तो होने ही चाहिए। ठीक, मैं एक ट्रिक के जरिए आपको याद कराना चाह रहा हूं। ठीक है, तो दो बटन होने चाहिए। तो भाई बस स्टार्टर जो शुरू होते हैं दो से ही होते हैं, मतलब दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु। कहने का मतलब स्टार्टर तीन प्रकार के होते हैं। बोले तो कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। अब देखो भाई, जो इनमें पहला प्रकार होता है ना, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं प्रकार की। पहला जो होता है उसे कहते हैं अपन दो बिंदु स्टार्टर। कौन सा बिंदु, दो बिंदु स्टार्टर, दो बिंदु स्टार्टर। ठीक है भाई, दो बिंदु स्टार्टर हो गया। ठीक है, तो दो बिंदु जो स्टार्टर होता है ये किस में काम आता है। देखो पहली बात तो स्टार्टर की देखो जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत मैंने आपको बता दी कि होता क्या है कि शुरुआत में स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है वो अधिक होता है, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होने से क्या होता है कि आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है इसका प्रतिरोध कम होता है, और प्रतिरोध अगर कम है तो धारा का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब धारा का मान अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, धारा का मान ज्यादा हो जाएगा तो जो वाइंडिंग होती है वो जलने का खतरा हो सकता है। ठीक है, इसलिए स्टार्टर प्रयोग में किए जाते हैं, ओवरलोड से सुरक्षा करते हैं, कम अगर वोल्टेज आ रहे तो उनसे भी क्या करते हैं, अपनी मोटर की सुरक्षा करते हैं। अब देखो दो बिंदु होता क्या है, अपन ने सीरीज मोटर पढ़ी थी, तो सीरीज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क कितना गुना था, 5 गुना, ये मैंने बता दिया था। तो सीरीज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क जो 5 गुना था ना, बहुत ज्यादा था, तो इसलिए उन जगह पे क्या किया जाता है कि स्टार्टिंग टॉर्क जो है उसको परिवर्तित प्रकार के प्रतिरोधों से, जो प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं ना, प्रतिरोध जुड़ते हुए स्टार्टर से जोड़ा जाता है ताकि धीरे धीरे वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो मैन पूछा जाता है कि दो बिंदु स्टार्टर का प्रयोग कहां पे किया जाता है, तो दो बिंदु स्टार्टर का देखिए बिल्कुल इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है सीरीज मोटर में। कौन सी मोटर में भाई, सीरीज मोटर में इसका प्रयोग किया जाता है, तो सीरीज मोटर। ठीक है, सीरीज मोटर में प्रयोग किया जाएगा किसका, दो बिंदु स्टार्टर का। ठीक है, फिर भाई दो बिंदु के बाद जो आता है वो आता है तीन बिंदु। कौन सा आता है, तीन बिंदु, तीन बिंदु स्टार्टर। तीन बिंदु स्टार्टर जो होता है, तीन बिंदु स्टार्टर जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है एक तो शंट मोटरों में और एक किया जाता है कंपाउंड मोटरों में। कौन सी मोटरों में, कंपाउंड मोटरों में। देखिए ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सभी की थीम वही है जैसा कि मैंने समझाया। ठीक है, यहां पे अगर बात करें चार बिंदु की, कौन से बिंदु की, चार बिंदु स्टार्टर, तो चार बिंदु जो स्टार्टर होता है इसका भी प्रयोग जो किया जाता है वो संट और किसमें किया जाता है भाई, कंपाउंड में किया जाता है। किसमें किया जाता है, कंपाउंड जनित्र में, सॉरी मोटर में किया जाता है। तो इसका आप ध्यान रहे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ नहीं है। सारी थीम मैंने बता दी, वही लगे रहेंगे, ओएलसी कोयल रहेगी, ठीक है, एनबीसी कोयल रहेगी, सेम वही लगे रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बात समझ में आपके आ गई होगी। ठीक है भाई, तो अब देखो ये तो हो गई आपकी बात किनकी, स्टार्टरों की। अब अपन जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि डीसी मोटरों की गति को नियंत्रण कैसे किया जाता है। गति नियंत्रण भी तो करते हैं ना भाई, गति को कम या अधिक करते हैं। तो देखो मुख्यतः दो तरीके होते हैं जिनसे आप कर सकते हो, एक तो आर्मेचर, आर्मेचर आर्मेचर में प्रतिरोध लगाकर कर सकते हो, और एक फील्ड डाइवर्ट कह सकते हैं, या फील्ड हाँ फील्ड फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स, चलिए फील्ड फ्लक्स को क्या कर सकते हो आप, कम या अधिक करके भी कर सकते हो। देखो कैसे भाई, आर्मेचर जो होता है इसमें क्या करते हैं कि आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है, आर्मेचर जो होता है ना, आर्मेचर उसमें क्या कर दिया जाता है, प्रतिरोध लगा दिया जाता है। अब प्रतिरोध अगर आर्मेचर में लगाएंगे तो होगा क्या कि आर्मेचर में प्रतिरोध लगा दिया, अब आर्मेचर को घूमने में अधिक ताकत चाहिए, अधिक ताकत चाहिए तो लोड बढ़ गया, अब लोड बढ़ गया तो क्या बढ़ जाएगी, करंट बढ़ जाएगी, करंट बढ़ गया तो क्या बढ़ गया, फ्लक्स बढ़ गया। भाई करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा ना,
सारी चीजें मैंने बता रखी है पिछले वाले वीडियो में, कैसे बढ़ेगा कैसे नहीं बढ़ेगा, आप पिछले वाले वीडियो देखिएगा। तो फ्लक्स बढ़ गया, तो फ्लक्स बढ़ गया तो क्या होगी, घूर्णन गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आर्मेचर प्रतिरोध जो विधि है, ठीक है, आर्मेचर से अगर आप कंट्रोल करना चाहो मोटर को, तो उससे हमेशा गति को आप क्या कर सकते हो, कम ही कर सकते हो, मतलब ज्यादा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते भाई, आप ज्यादा नहीं कर सकते। तो आर्मेचर नियंत्रण जो विधि है, इससे आप जो गति है, ठीक है, गति को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, गति को कम किया जाता है। बात समझ में आ गई होगी, किया जाता है, ठीक है। अब यहां पे फील्ड फ्लक्स से क्या कर सकते हैं, देखो फील्ड फ्लक्स को आप बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो और कैसे घटा सकते हो, अरे भाई फील्ड में अगर आप लपेटों की संख्या ज्यादा रख दोगे तो फील्ड फ्लक्स बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर आप उसमें लपेटों की संख्या कम रखते हो तो फील्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फील्ड टैपिंग विधि भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है, फील्ड टैपिंग विधि, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फील्ड टैपिंग विधि, ठीक है। तो ये भी आप इसे कह सकते हो। तो इसमें क्या किया जाता है कि फ्लक्स बढ़ेगा तो घूर्णन गति घट जाएगी, और फ्लक्स कम होगा तो घूर्णन गति बढ़ जाएगी। तो यानी कि घटाने और बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए भाई, घटाने व बढ़ाने के लिए फील्ड टैपिंग नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है, बढ़ाने के लिए। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो भाई ये था आर्मेचर और फील्ड टैपिंग नियंत्रण जो विधि है, इन द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, मोटर की गति को बढ़ा और बढ़ा सकते हैं। दूसरी अगर बात करें तो वो है वोल्टेज नियंत्रण, मतलब वोल्टेज का भी आप नियंत्रण करके क्या कर सकते हो, गति को बढ़ा और घटा सकते हो। क्योंकि भाई वोल्टेज बढ़ेगा ना, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, या फिर वोल्टेज को आप घटाओगे। वोल्टेज नियंत्रण की बात की जा रही है, तो वोल्टेज नियंत्रण में क्या होगा कि आपको वहां पे वोल्टेज को ड्रॉप करना पड़ेगा, मतलब वोल्टेज कम करना पड़ेगा। तो जैसे आप वोल्टेज कम करोगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब धारा का मान बढ़ेगा, धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो क्या होगी, फ्लक्स ज्यादा जनरेट होगा, और ज्यादा जनरेट होगा तो फिर घूर्णन गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो उस तरीके से अभी अपन गति नियंत्रण कर सकते हैं वोल्टेज से, ठीक है। एक आता वार लियोनार्डो, ये मोस्ट है, ठीक है। एक तो दो ये मोस्ट थे, ठीक है, तो मैंने उसके बारे में बताया अभी, गति नियंत्रण वोल्टेज से। तो वैसे अगर बनाना चाहे तो अपन करंट से भी कर सकते हैं, काफी है, लेकिन मोस्टली जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बाकी आपको दिमाग में रखना है कि आप वोल्टेज से भी हो सकता है, करंट से भी अपन वो कर सकते हैं। एक जो होता है वो होता है वार लियोनार्ड, वार लियोनार्ड, ये विधि होती है वार लियोनार्ड विधि, ठीक है। तो भाई वार लियोनार्ड जो विधि होती है, ठीक है, वार लियोनार्ड जो विधि होती है, इसमें क्या होता है, इसमें सीरीज मोटर, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर, तीनों की ही जो गतियां होती है ना, उसे अपन क्या कर सकते हैं, इससे नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है, वार लियोनार्डो से। दूसरी बात यह है कि तीनों से तो इनसे इनका भी तीनों का कर सकते हैं, लेकिन वार लियोनार्डो जो होती है ना, इसमें आप गति को बढ़ा भी सकते हो और गति को आप घटा भी सकते हो, ठीक है। एक तो तीनों में काम आती है ये, ठीक है, तीनों में काम आती है। और दूसरा इसे बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ाना व घटाना, ठीक है, दोनों ही कार्य इस विधि द्वारा आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए जो पढ़ाने वाली चीज होती है ना, समझाने वाली, वो भाई मैं पहले पहले समझा देता हूं, क्योंकि ऑलरेडी डीसी मोटर के लगभग 40-40 मिनट, आधे आधे घंटे वाले वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिए। 4 वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं डीसी मोटर के। तो आप उनको अगर अच्छे से पढ़ोगे तो भाई यहाँ पे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आप सोचोगे कि यार मतलब कुछ ज्यादा मेरे समझ में नहीं आया, ये चीज मैं पढ़ भी सकता था। बिल्कुल आप पढ़ सकते थे, लेकिन भाई उन 4 वीडियो में मैंने मैटर क्लोज कर दिया, मतलब इतना बता दिया कि यहाँ पे बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं हो रही। क्योंकि फिर ज्यादा एक चीज को अगर ज्यादा भी रगड़ते हैं ना, तो भी भाई मजा नहीं आता, ठीक है। रगड़े जाओ कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उन वीडियो को आप जरूर देखिए, ताकि आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन एसी मोटरों के बारे में, ठीक है। आप देखिए अपना चुंबक खत्म हो गया,
अपना जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी थी वो भी अपनी खत्म हो गई, ठीक है। अपने जो प्रतिरोध थे वो भी अपने खत्म हो गए। इसके बाद में जो अपन ने देखा था वो देखा था ट्रांसफार्मर, वो भी खत्म हो गया, डीसी जनरेटर खत्म हो गया। तो आप उन सभी को अगर एक साथ देखना चाहते हो तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करोगे जैसे ही, तो आप सीधे उन वीडियो पे जा सकते हो और वहां से उन वीडियो को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज का इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपन जो करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और दोस्तों टॉप्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, टॉप्स स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स बात चल रही थी डीसी मोटर की, और अपन ने जो कंप्लीट किया था वो अपन ने किया था शंट मोटर और सीरीज मोटर, इन दोनों के बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ लिया था। अब जो मोटर बची है वो बची है कंपाउंड मोटर। और कंपाउंड जो मोटर होती है इसके कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, यानी कि एक डिफरेंशियल होता है और एक कम्युलेटिव होता है। अब डिफरेंशियल देखिए नाम में हो रहा है डिफरेंशियल यानी कि अलग अलग, कम्युलेटिव यानी कि कंबाइंड यानी कि जुड़ने वाला, कुछ ऐसा लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो भाई देखो मैं बात किसकी कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कंपाउंड मोटर की। तो देखिए जो कंपाउंड मोटर होती है, कंपाउंड मोटर, ठीक है। तो कंपाउंड मोटर होती क्या है, मतलब सीरीज और शंट दोनों मोटरों से मिलकर बनने वाली मोटर को कौन सी मोटर कहते हैं? अपन कंपाउंड मोटर कहते हैं। बात समझ गए होंगे। मतलब जिस मोटर में सीरीज के भी गुण हो और जिस मोटर में शंट के भी गुण हो उसे क्या कहते हैं भाई? कंपाउंड कहते हैं। अब ये मोटर बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई, कंपाउंड बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भाई कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें फर्स्ट में एक अधिक टार्क की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर बाद में उन्हें अधिक टार्क की आवश्यकता नहीं होती, मतलब रेगुलरली वो चलते रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो उस स्थिति में होता क्या है कि फर्स्ट में रनिंग के अंदर, मतलब जैसे ही वो चलता है तो फर्स्ट में अधिक टार्क किसका होता है? सीरीज का, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में बताया था कि शंट का तो 1.5 गुना ही टार्क होता है, जबकि सीरीज का जो टार्क होता है वो कितना होता है? सीरीज का जो टार्क होता है वो 5 गुना टार्क होता है। ये चीज मैंने आपको अच्छे से बता दी थी। तो भाई शुरुआती टार्क अधिक प्राप्त करने के लिए और बाद में रेगुलरिटी बनाने के लिए, ताकि उसकी स्पीड कम ना हो, उसकी स्पीड क्या नहीं हो? कम ना हो, इसलिए उसमें सीरीज शंट यानी कि दोनों को मिलाकर कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है? कंपाउंड मोटर का। तो कंपाउंड मोटर के बारे में अपन ने एक तो एक चीज देख ली कि सीरीज और शंट दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि सीरीज और शंट, सीरीज और शंट, तो सीरीज और शंट व शंट मोटर दोनों के क्या पाए जाते हैं? इसमें गुण पाए जाते हैं। बात को समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो भाई होता क्या है कि ये जो कंपाउंड जनित्र होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, मतलब एक को अपन कह सकते हैं कम्युलेटिव। क्या कह सकते हैं? कम्युलेटिव। तो एक हो गया कम्युलेटिव, दूसरा जो हो गया वो हो गया डिफरेंशियल। कौन सा भाई? डिफरेंशियल। अब डिफरेंशियल और कम्युलेटिव क्या होता है कि कम्युलेटिव में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र वो जुड़ने वाला स्वभाव का होता है। ये जुड़ने वाले स्वभाव का होता है क्योंकि इसमें धारा का मान जो होता है वो एक ही दिशा में बहती है, मतलब धारा जो बहती है वो एक दिशा में बहती है। तो इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो जुड़ने वाले स्वभाव का होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि कुल फ्लक्स बराबर, कुल फ्लक्स बराबर फ्लक्स, मतलब जोड़ सकते हैं अपन इसको, ठीक है। सीरीज क्या कहेंगे अपन? सीरीज प्लस फ्लक्स कौन सा? शंट फ्लक्स, ठीक है। तो इन दोनों का योग करने के बाद हमें जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? कुल फ्लक्स हमें प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो भाई जो ये जो कम्युलेटिव है इसके जो उपयोग होते हैं, ठीक है, उपयोग भी होते हैं, ठीक है। तो इनका जो उपयोग होता है वो किस किस में होता है? तो मैं बात कर रहा हूं कम्युलेटिव का। तो ये जो होता है एलिवेटर, जिसे अपन कह सकते हैं लिफ्ट, क्या बोल सकते हैं इसे? लिफ्ट, एलिवेटर। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में भी कि भाई इसमें होता है क्या कि लिफ्ट शुरुआत में एक झटके का, आप जब बैठते हो ना लिफ्ट में
तो उसमें जब बैठते हो तो शुरुआत में एक झटके का आपको अनुभव होता है, लेकिन बाद में फिर वो रेगुलरिटी बन जाती है। तो उसमें जो प्रयोग किया जाता है वो किसका किया जाता है? कम्युलेटिव कम्युलेटिव कौन सी मोटर? कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है किसमें? एलिवेटर, जिसे क्या बोलते हैं अपन? लिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो लिफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है प्रेस में। किसमें भाई? प्रेस में, कंप्रेशर में, कंप्रेसर। ठीक है, तो कंप्रेशर में भी इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो ये जो थी ये क्या कौन सी थी? कम्युलेटिव थी। ठीक है, कम्युलेटिव में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कम्युलेटिव जो होती है इसमें किसका इनमें प्रयोग करते हैं? एलिवेटर, प्रेस और कंप्रेसर। कंप्रेसर जो हवा देने का होता है ना, वाहनों के टायरों में हवा देने के लिए, उसे क्या कहते हैं? कंप्रेसर। और एक जैसे कि अगर आप बात करो तो रोलिंग मशीन। रोलिंग मशीन में भी ये कम्युलेटिव काम आता है। किसमें आता है भाई? रोलिंग मशीन। रोलिंग मशीन क्या होती है? रोलिंग जो मशीन होती है ना, लेवल करने के लिए, क्या करने के लिए? लेवल करने के लिए कौन सी मशीन प्रयोग में की जाती है? रोलिंग मशीन प्रयोग में की जाती है। कहने का मतलब जैसे कि आपने कभी देखा होगा, ऐसे बराबर लेवल करने के लिए तो कभी क्या है, ज्यादा जैसे कि भारी कोई पत्थर आ गया, ठीक है, तो उसको अगर बराबर लेवल करना है तो इसकी क्या गति परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसमें क्या किया जाता है कि ये कंपाउंड मोटर का प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, कंपाउंड मोटर प्रयोग में ली जाती है। किसमें? रोलिंग मशीन में। देखो भाई, जब भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछे ना कि रोलिंग मशीन में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है, तो आपके पास ऑप्शन में अगर कंपाउंड आए तो कंपाउंड आंसर करना है, और अगर आपके पास कम्युलेटिव आए तो आपको आंसर क्या करना है? कम्युलेटिव करना है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं कम्युलेटिव आए, कंपाउंड भी आ सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि कम्युलेटिव और डिफरेंशियल है, ये दोनों ही किसके रूप है? कंपाउंड के रूप है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब जो अपन देखते हैं वो देखते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो डिफरेंशियल की बात कर लेते हैं। तो डिफरेंशियल कौन सी भाई? डिफरेंशियल डिफरेंशियल। ठीक है, डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल जो मोटर होती है इसमें कुल फ्लक्स बराबर क्या होता है? फ्लक्स सीरीज माइनस फ्लक्स संट। संट फ्लक्स और सीरीज फ्लक्स जो होता है ना, इन दोनों का क्या होता है? अंतर होता है। क्या होता है भाई? अंतर होता है। मतलब कुल फ्लक्स अगर आपको चाहिए तो कुल फ्लक्स बराबर इन दोनों का अंतर होगा। जरूरी नहीं, यहाँ पे देखिए फ्लक्स माइनस में नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस फ्लक्स जो रहेगा भाई, जो बड़ा रहेगा उसको पहले रख देना और जो छोटा रहेगा उसको बाद में रख देना। ठीक है, तो ये बात भी हमारे समझ में आ गई डिफरेंशियल मोटर की। ठीक है भाई, डिफरेंशियल की भी समझ में आ गई। अच्छा भाई देखो, यहां पे अगर बात की जाए डिफरेंशियल मोटर की, तो इसमें क्या होता है कि लोड वर्दी के साथ, इसमें लोड वर्दी के साथ फ्लक्स क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। लोड वर्दी के साथ इसमें फ्लक्स घटता है क्योंकि ये विरोधा स्वभाव का है। तो लोड बढ़ाओगे तो क्या होगा? फ्लक्स क्या होगा? घटेगा। तो देखिए एकमात्र मोटर, ये एक ऐसी मोटर है जिसका आप अगर लोड वृद्धि करोगे तो फ्लक्स क्या होगा? घटेगा। और फ्लक्स के घूर्णन गति व्यक्त करवानी पड़ती है, तो फ्लक्स घटेगा तो घूर्णन गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, फ्लक्स घट गया ना, तो एकमात्र ये मोटर ऐसी है जिसमें होता क्या है कि आप अगर लोड बढ़ा रहे हो तो गति क्या होगी? बढ़ेगी, इसकी गति बढ़ेगी। लेकिन अगर कुछ ज्यादा ही लोड बढ़ा दिया ना, तो फिर वो क्या करेगी? उल्टी घूमने लग जाएगी, विपरीत घूमने लग जाएगी। ऐसा नहीं आप तो सोचो कि गति तेज करनी है और लोड बढ़ा और लोड बढ़ा, अरे नहीं, ज्यादा लोड बढ़ाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ये क्या घूम जाएगी? उल्टी घूम जाएगी। ठीक है, ज्यादा अगर आपने लोड बढ़ा दिया तो। अब इसका जो उपयोग किया जाता है, मैं बात कर रहा हूं इसके उपयोग की। ठीक है, तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है बैटरी चार्ज में। किसमें भाई? बैटरी चार्ज में। बैटरी चार्ज में किया जाता है। ठीक है, दूसरी अगर बात करें तो बूस्टर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए बूस्टर के रूप में मैंने बताया था सीरीज जनित्र। ठीक है, बूस्टर के रूप में आपको वहां पे भी मैंने बताया सीरीज जनित्र। तो ऐसी बात नहीं कि भाई सीरीज जनित्र है तो अब डीसी मोटर का क्यों प्रयोग किया जा रहा है? अरे भाई मशीनों में अलग अलग ट्रांसफॉर्मर होता है, अलग अलग जनरेटर होता है। अब ट्रांसफार्मर है, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि ट्रांसफॉर्मर का
उपयोग, कोर टाइप ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है, ठीक है। अब वही चीज उसमें मोटर भी तो है ना, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, बूस्टर में डीसी सीरीज जनरेटर का भी प्रयोग किया जाता है। तो बूस्टर में डीसी मोटर, कौन सी मोटर जो है, डिफरेंशियल मोटर का भी प्रयोग किया जाता है। तो बूस्टर और बैटरी चार्जिंग के रूप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बैटरी चार्ज और बूस्टर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है भाई, डिफरेंशियल का प्रयोग किया जाता है। ये चीज आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कंपाउंड जो होती है दो प्रकार की होती है, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। कम्युलेटिव में जुड़ने वाले स्वभाव का फ्लक्स तैयार होता है और डिफरेंशियल में घटने वाले स्वभाव का फ्लक्स तैयार होता है, ठीक है। तो ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब भाई देखो, डीसी जो मोटर थी ये तो क्या हो गई, खत्म, इसका मामला खत्म। अब जो चलेंगे वो चलेंगे डीसी मोटरों के स्टार्टर। क्या चलेंगे, स्टार्टर। लेकिन भाई ये वीडियो मानता हूं कम समय का बना है, लेकिन देखो कोई चीज को अगर अपन एक साथ पढ़ते हैं तो थोड़ा मजा आ जाता है। इसलिए अभी मैं मान लो चालू कर दूंगा स्टार्टर, ठीक है, तो स्टार्टर कुछ ज्यादा नहीं हो पाएगा, इसलिए इस वीडियो को अपन यहीं पे क्लोज करते हैं। भाई वीडियो को लाइक कर दो और टॉप से स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दो ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।